एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे त्रिशूल सीरीज के चैप्टर नंबर 11 यानी कि हमारे CA FM के सिलेबस में से FM के चैप्टर नंबर 1 में आपका स्वागत है। हमारे पहले एपिसोड यानी कि चैप्टर नंबर 1 को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी 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 मच। कुछ क्वेश्चंस मुझे जो पिछले वीडियो में आए थे उनका आंसर दे दूँ। 100% ऑफ द ICSI का सिलेबस विल बी कवर्ड, इंक्लूडिंग आपके जितने मॉड्यूल में जितने भी आपके सजेस्टेड क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स हैं उनको क्लास में सॉल्व किया जाएगा। भैया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? या देखो ICSI के जितने भी PYQs हैं उन्हें आपने सॉल्व करना है इन क्लासेस के साथ साथ में। कहाँ से? या तो आप ICSI की वेबसाइट से कर लीजिए, या तो आप स्कैनर भी परचेज कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 11 ऑफ आवर ICSI का स्टडी मटेरियल, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM का इंट्रोडक्शन। यार इस चैप्टर में व्हाट विल अंडरस्टैंड इज नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ FN, हमारे शेयर होल्डर्स की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट शेयर होल्डर वैल्यू, पब्लिक फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये कुछ 7-8 छोटे टॉपिक्स है। चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बने रहना है बस हमारे साथ एंड तक। ये भी एक थियरी चैप्टर है, इसमें से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली एक्सपेक्टेड नहीं होता। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। यह सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस मतलब क्या होता है? फाइनेंस मतलब आपके इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहाँ से आप सोर्स करते हैं एंड उसको एलोकेट करते हैं। मतलब अगर आप कोई भी एक बिजनेस चालू करते हैं, आपको इनिशियल फाइनेंसिंग तो लानी ही पड़ती है। इनिशियल फाइनेंसिंग तो आपके पॉकेट में से ही जाती है। अगर हम एक सब्जी बेचने वाले को भी देखते हैं, उसने भी तो कभी ना कभी अपनी सब्जी की रेडी में इन्वेस्ट किया ही होगा बिजनेस चालू करने के पहले। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब एवरीथिंग फ्रॉम एंड टू मनी। आप एक बिजनेस के पैरामीटर्स में पैसा लाते कहाँ से और अपना बिजनेस चालू कैसे करते हैं, ठीक है। दिस टॉपिक ऑफ आवर्स आंसर्स प्राइमरीली 3 क्वेश्चंस। एक बिजनेसमैन क्या कैपिटल लाएगा एंड उसको कहाँ कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत है, मतलब दैट इज व्हाट काइंड्स ऑफ रियल एस्टेट, मशीनरी, R&D प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कहाँ पर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के सबसे स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। हाउ विल ही प्रोक्योर द कैपिटल टू पे फॉर द प्रपोज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम ये चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, इनमें इन्वेस्ट करने के पैसे कहाँ से आएंगे, इनकी सोर्स ऑफ फाइनेंस, इनकी फाइनेंसिंग किस सोर्स से होगी। एक पर्सन खुद के पॉकेट से पैसे निकालेगा, वो सीड इन्वेस्टमेंट लेगा, वो कहीं से लोन लेगा या अपनी फैमिली को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है जी। एंड द थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ विल ही डील फ्रॉम द डे टू डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, पेइंग ऑफ द सप्लायर्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड अदर की सर्विसेज। मतलब डेली के खर्चे, हमारे डेली के खर्चे, डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस कहाँ से मीट होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे 3 क्वेश्चंस को आंसर करता है कि हमें कौन से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, वो इनका सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से लाएगा एंड डेली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस कैसे फुलफिल होंगे। चलो जी ठीक है, हमने ये तो देख लिया। कमिंग टू मीनिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। अगर आपको बिजनेस करना है, यू नीड मनी टू मेक मनी। इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द फीजिबल एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड देयरफॉर इट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। या देखो बिजनेस फेल बिकॉज ऑफ फाइनेंस। अगर आपके पास बिजनेस में फाइनेंस ही नहीं है, अगर आपके पास बिजनेस में रोकड़ा ही नहीं है, बिजनेस करोगे कैसे, ठीक है जी। फाइनेंस का हमने मतलब समझ लिया। एक प्यारा सा जो डेफिनेशन आपके मॉड्यूल में दिया है, यार हमारे वेबसाइट की डेफिनेशन इस सिस्टम में काफ़ी एक्यूरेट बैठती है। अकॉर्डिंग टू हिम फाइनेंस मतलब पूरा सिस्टम है ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट, मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। सारे के सारे मनी रिलेटेड सर्विसेज कम इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के 3 कैटेगरीज होते हैं। आपके मेरे जैसे लोग जो फाइनेंस करते हैं दैट इज पर्सनल फाइनेंस। इसके अंदर हमारे होम लोन्स आ जाते हैं, जो भी चीज़ें आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए ले लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस जो हमारी पब्लिक इन जनरल लेती है, एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर हमारे कोई कॉर्पोरेट बॉडीज, हमारे LLPs, हमारी कंपनीज कोई फाइनेंस लेते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस देखते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स जितने भी फाइनेंसेस यूज करते हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्सेज, इट डज नॉट मैटर, विच इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्री डिटर्मिन्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ खर्चा करने के लिए अगर कहीं से फाइनेंस लेती है तो उसको पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। अगर हम आप जैसे नॉर्मल लोग कुछ फाइनेंस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस, वॉट एवर, प्राइवेट फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस, ठीक है जी। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब हमारे कॉर्पोरेशंस, हमारे पब्लिक सोर्सेज की बॉडीज किसी भी सोर्स से कोई
कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए, कहीं के लिए भी पैसे अगर सोर्स कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस। एंड जब हमें आप जैसे लोग कोई सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कहीं के लिए भी अगर किसी भी बजटिंग, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, मॉर्गेजेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट के लिए, कहीं के लिए भी अगर हम कहीं से फाइनेंस ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल फाइनेंस। ठीक है जी, हमने समझ लिया फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ओवरऑल मैनेजमेंट। आपकी एक कंपनी जो पूरा मैनेजमेंट होती है, उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजरियल प्रिंसिपल्स टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। मतलब हम जनरल फाइनेंशियल डिसीजंस को आइसोलेट करके हम सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजंस की बात कर रहे हैं। एक कंपनी को चलाने के लिए समझो 100 लोग चाहिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए जो छोटा सा हिस्सा है, इवन दो वो हिस्सा बहुत छोटा है, दैट इज वेरी इंटीग्रल, एंड उस हिस्से को ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल रहे हैं। फाइनेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। ठीक है जी, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। तो मतलब अगर हम मोटा मोटा देखें, ये है हमारी बैंक्स, ये है हमारी कंपनी। ठीक है जी, बैंक्स कंपनी को लोन्स देती हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। कंपनी इन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं इनटू एसेट्स एंड यहाँ से रिटर्न कमाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोटा मोटा यही स्ट्रक्चर को मैनेज करता है कि कंपनीज बैंक से क्या पैसा लेंगी, उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगी, उनसे रिटर्न कमाकर उनमें से एक हिस्सा बैंक्स को वापस दे देंगी। एक जनरली एक सिंपल प्रिंसिपल की बात करते हैं, अगर हमने बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया एंड उसको इन्वेस्ट कर दिया इनटू एसेट्स, कंपनी ने एसेट्स के ऊपर कमाया 9% एंड बैंक को पे किया 7%। यहाँ पर कंपनी का बेनिफिट हुआ 2% का, क्योंकि जितना उन्होंने कमाया इसमें से दैट वाज मोर देन जितना उनका कॉस्ट था। कंपनी जनरली यही करने की कोशिश करती है कि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही चीज़ें हम आगे जाकर खोद के पढ़ने वाले हैं, लेकिन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड है कि यार देखो, आपका जितना लोन लेने में खर्चा है, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन दैट, तभी तो आपका फायदा है। अगर कंपनी कमाई इसके ऊपर 6% रही है तो उनका तो 1% का नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, चलो ये भी हम समझते हैं। आगे बढ़ते हैं नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। In modern times, we cannot imagine a world without the use of money. Money is one of the most important resources. In fact, money is the lifeblood of business. काफ़ी सारे businesses फाइनेंशियली तो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव कैश, उनके पास कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, दे फेस बैंकरप्सी। अभी देखो 2 साल पहले एक यूएस की बैंक बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी क्रैश हो गई थी। कमेंट सेक्शन में उसका नाम फटाफट लिखो, देखते हैं किन किन को पता है ये चीज़ के बारे में। फाइनेंस इज एन इसेंशियल एंड एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. It is difficult for organizations, whether profit making or otherwise, to sustain themselves for too long without proper finances. Thus financial management relates not only to fundraising, हम कहाँ से फंड रेज कर रहे हैं, but also encompasses a wider perspective of managing the finances for the company's efficiency. आप कंपनी के अंदर वो पैसों को लाने के बाद में कितना एफिशिएंटली उन फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमारे इंटरेस्ट का जो आउटफ्लो कॉस्ट है वो सबसे कम से कम रखना है, एंड हमें हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तभी तो हम पैसे कमा रहे हैं, तभी तो हमारी कंपनी में पैसे बच रहे हैं. अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, मतलब हम बैंकर को ज़्यादा इंटरेस्ट भर रहे हैं, हमारा रिटर्न हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे काफ़ी कम है. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस. ये हमारे पूरे एफएम का एक छोटी सी समरी टाइप समझ लो. इस टॉपिक को हमारे पूरे एफएम की एक छोटी सी समरी टाइप समझ लो. इन्वेस्टमेंट डिसीजन. डिसीजन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. Investment decision is one of the most important decision for value creation. Investment ordinarily means utilization of money for profit or returns. आप अपने फंड्स को इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, ये हमने कहाँ देखा था? ये हमने देखा था यहाँ पर. एक कंपनी अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कहाँ कर रही है ताकि वो उससे सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा पाए. एक कंपनी की तो इंटेंशन यही होगी कि वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर अपनी रिटर्न कमा पाए एंड बैंकर को सबसे कम पैसे दें ताकि उनके हाथ में सरप्लस सबसे ज़्यादा बच जाए. बेसिकली दिस साइड ऑफ ट्रांजैक्शन इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन की कंपनी फंड्स आ जाने के बाद उसे इन्वेस्ट कहाँ कर रही है ताकि उन्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल पाए, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. इन्वेस्टमेंट नेसेसरली इन्वॉल्व अराउंड अनसर्टनिटी बिकॉज दे आर क्वाइट रिस्की. आप जगह किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, हम जब किसी स्टॉक मार्केट में भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, हर जगह एक सर्टन लेवल ऑफ अनसर्टनिटी, एक सर्टन लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है. अगर कंपनी हर जगह पैसे डाल के कमा ही लेती तो उन्हें लोन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती.
हर जगह एक सर्टन लेवल ऑफ अनसर्टनिटी रहती है. दिस इज वाई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस जो अपन लेते हैं इन अ बिजनेस. एक बिजनेस जो डिसीजंस लेता है उनमें से सबसे ज़्यादा रिस्की डिसीजन हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन होते हैं, बिकॉज यहाँ पर लॉस होने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है. द फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ फर्म डिसाइड्स इन विच एक्टिविटी द रिसोर्सेज ऑफ द फर्म नीड टू बी चैनलाइज्ड. अब जहाँ जहाँ डिसाइड करेंगे फाइनेंस मैनेजर, वहाँ पर अपनी फर्म अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्टमेंट करेगी. It is to be noted that in financial management, investment decisions relates to capital budgeting, जो हमारा आगे आने वाला one of the chapters है. In other words, investment decisions are concerned with the questions whether adding to capital assets today will increase the revenues tomorrow or cover cost. मतलब अगर हम आज एक कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे आगे जाके हमारे या तो रेवेन्यू बढ़ने चाहिए या कॉस्ट कम होना चाहिए. अगर दोनों में से कुछ एक हो रहा है तो ही हमारे फर्म के लिए बेनिफिट है. अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो ऐसे कैपिटल एसेट को मार दो गोली, कोई काम का कैपिटल एसेट नहीं है वो. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का वास्ता सिर्फ इतना है कि वो फर्म को सबसे ज़्यादा पैसे या तो कमा के दे या पैसे बचा के दे. अगर एक कैपिटल एसेट हमको 100 करोड़ कमा के दे रहा है एंड दूसरा कैपिटल एसेट हमको 120 करोड़ का खर्चा बचा के दे रहा है, दिस कैपिटल एसेट इज मच मोर बेनिफिशियल, क्योंकि ये 120 करोड़ का पोटेंशियल कॉस्ट हमारा कम कर रहा है, जो कि हमारे प्रॉफिट में एट दी एंड प्लस ही हो जाएगा. ठीक है जी, चलो समझ में आता है हमें. हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के काफ़ी सारे कैटेगरीज होते हैं. किन एरियाज में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नाम का ये टॉपिक हमें काम आ सकता है. पहला तो हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि एक कंपनी को कितना स्टॉक होल्ड करना चाहिए. ठीक है जी, ताकि देखो दोनों चीज़ें होनी चाहिए. होल्डिंग स्टॉक इज अनअवॉइडेबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, लेकिन स्टॉक को होल्ड करने का कॉस्ट होता है. तो एक कंपनी को प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आना चाहिए कि एक कंपनी कभी भी देयर शुड नॉट रन आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन हाँ स्टॉक को रखने का खर्चा शुड ऑल्सो नॉट बी टू मच. ठीक है जी. स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, इन केस अ फर्म मेक्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स मार्केट पावर, मतलब किसी और फर्म में इन्वेस्ट करना, किसी और फर्म का कंट्रोल टेक ओवर करना, किसी और अपने कॉम्पिटिटर में ऐसा इन्वेस्टमेंट करना ताकि वो हमारी सब्सिडियरी या एसोसिएट बन जाए, ताकि हम अपने कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट कर पाएं. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्नाइजेशन, अपने इक्विपमेंट, अपने स्टाफ या अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करना ताकि हम मोर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाएं. इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेसेस, कि आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो एट एन अर्ली स्टेज. In this case, the firm decides to start a new business or diversify into new lines of production, such as new set of machineries are to be purchased, जिसमें आप नए नए बिजनेसेस में एंटर करते हैं. You enter into new businesses, ताकि आपके जो ओल्ड बिजनेसेस हैं उनके आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शंस मिल जाएं. ठीक है जी. रीप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब अपनी पुरानी मशीनरी, अपने पुराने एसेट्स के बदले में एक नया एसेट खरीद लेना. एक नया एसेट विच इज़ मच मोर एफिशिएंट देन आवर प्रीवियस एसेट, उसको परचेज करना. ठीक है जी. इन दिस कैटेगरी द फर्म टेक्स अ डिसीजन अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट और ऑब्सोलीट एसेट्स विद न्यू वंस. हम पुराने एसेट्स के बदले नए एसेट्स को रिप्लेस कर देते हैं. एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट, इन दिस केस द फर्म डिसाइड्स टू एक्सपैंड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि आज अगर आप 100 करोड़ यूनिट्स बना सकते हैं, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डबल कर देते हैं ताकि आप 200 करोड़ यूनिट बनाकर 2x मार्केट में सेल कर पाएँ. आप 2x मार्केट में सेल कर पाएँ. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं. कैपिटल बजटिंग, जो हमने ऊपर देखा कि किन कैपिटल एसेट्स में हमारे पैसे जाने चाहिए. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उन फाइनेंसेस को हम जब बैंक से या किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसे लेते हैं, वी हैव टू पे देम कॉस्ट. इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है, हमारे इन्वेस्टमेंट का रिस्क कितना है. हमने अभी भी देखा कि जिस प्रोजेक्ट में हम पैसे इन्वेस्ट करें, इट ऑलवेज कैरीज सम लेवल ऑफ रिस्क. ठीक है जी. मैनेजिंग ऑफ लिक्विडिटी एंड करंट एसेट्स. करंट एसेट का मतलब हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी ध्यान से पढ़ लिया था. लिक्विडिटी मतलब कैश क्रंच होना. समझो, अगर मैंने बैंक से 100 करोड़ रुपीज़ लोन लिया, क्योंकि मेरे को दिल था कि यार देखो मैं एक नई फैक्ट्री खरीदूंगा एंड इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर करके मार्केट में माल सेल करूंगा एंड मार्केट से पैसे कमाऊंगा. ठीक है, मैंने 100 करोड़ के पूरे फैक्ट्री में लगा दिए. लेकिन अब मेरा स्टाफ आता है मेरे से मांगने की सैलरी दो, मेरे पास पैसे नहीं है. ये प्रॉब्लम क्या होती है? दिस प्रॉब्लम फाइनेंस के लैंग्वेज में इट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी, यानी कि कैश का क्रंच आना, कैश कम हो जाना एक बिजनेस में. जहाँ पर बिजनेस के पास सॉल्वेंसी तो अच्छी है, यार मेरे पास 100 करोड़ की फैक्ट्री है एंड अगले कुछ महीनों में मुझे मार्केट से पैसे आ भी जाएंगे इन फॉर्म ऑफ सेल्स. जब तक मुझे मार्केट से पैसे मिलें तब तक मैं मेरे स्टाफ को क्या पे करूँगा. मेरे से जब इलेक्ट्रिसिटी वाले, पानी वाले, मेरे से जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपने टैक्सेस कलेक्ट करने आएंगे, मैं उनको क्या दूंगा? क्योंकि पैसे तो मुझे शॉर्ट टर्म में भी चाहिए, पैसे तो मुझे लॉन्ग टर्म में भी चाहिए. अगर मैं सारे के सारे अपने पैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स में डाल दूंगा, मैं शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस कैसे पे करूंगा? दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी.
ठीक है जी। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग बिजनेस फेलियर एंड रीऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये बिजनेस डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्रॉपरली नहीं लेते हो, दिस कुड लीड टू बिजनेस फेलियर या रीऑर्गेनाइजेशंस बाय बैक, हायर, लीसिंग ऑफ एसेट्स। या तो आप एसेट परचेज कर लो कैपिटल डिसीजन में, या तो एसेट परचेज कर लो, या तो उसको हायर कर लो, लीज कर लो, या रेंट पे ले लो, या उसको रेंट पे ले लो। ये कुछ ऐसे बिजनेस डिसीजंस है जो हमारी कैपिटल बजटिंग, हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमको लेने में हेल्प करता है। ठीक है जी। वन ऑफ द फ्यू की फैक्टर जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, हमारा एस्टिमेटेड कैपिटल आउटले, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे एसेट के अंदर, एंड उसमें से हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी अर्निंग होगी। ठीक है, हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं एंड हमको कितने का लोन लेना है। अगर मेरे को 100 करोड़ की फैक्ट्री चाहिए, मेरे पास 70 करोड़ पड़े हैं, मतलब बचे कितने, 30 करोड़। मेरे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस डिसाइडेड होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे को 30 करोड़ चाहिए तो ओके, ICICI मेरे पास रेडी खड़ा है मुझे लोन देने के लिए। ठीक है जी। अगर नहीं देता तो मैं कोटक से ले लूँगा, अगर ना दे तो मैं एक्सिस से ले लूँगा। हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड द एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल आउटलेस एंड फ्यूचर अर्निंग्स का एक एस्टिमेट होना चाहिए हमारे पास, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं कहीं से लोन ले रहा हूँ या मैं किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसे ले रहा हूँ तो मुझे उनको ब्याज देना भी तो पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट भी तो मुझे एस्टिमेटेड होना चाहिए ना। हमारे रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के कुछ मेथड्स, मतलब हमारे बिजनेस को जब हम चलाते हैं, वी रन बाय फ्यू स्टैंडर्ड्स। जब मैं मेरी आर्टिकलशिप फर्म में था, जब मैं मेरी आर्टिकलशिप कर रहा था, वन ऑफ द बिजनेसेस जो हमारे थे दैट वाज अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। उनका एक स्टैंडर्ड था कि पर यूनिट उनको 1 आवर से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर 1 आवर से ज़्यादा लग रहा है तो जो वर्कर इस यूनिट पे काम कर रहा है उसकी सैलरी में से एक सर्टेन परसेंटेज काट लिया जाता था। दिस वॉज देयर वर्किंग स्टैंडर्ड कि यार एक यूनिट बनाने में लगभग 1 घंटा लगना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लगा रहे हैं तो आप इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा लगा रहे हैं तो आप इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, एंड ये इनएफिशिएंसी का कॉस्ट आप ही बेयर करेंगे। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स लगा देना, अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बाय विच टू सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मैक्सिमाइजिंग ऑफ रिटर्न्स। हर एक प्रोजेक्ट में कंपनी का इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ ही होता है कि उनको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलने चाहिए, उनके जेब में सबसे ज़्यादा पैसे आने चाहिए, एंड कॉस्ट वाइज हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए। यानी कि हमारा इनफ्लो शुड बी एज हाई एज पॉसिबल एंड आउटफ्लो शुड बी एज लो एज पॉसिबल। नाउ कमिंग टू कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग रिफर्स टू द प्लानिंग प्रोसेस यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग, कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, कब करेंगे। एवरीथिंग टू एंड फ्रो फ्रॉम किसी कैपिटल एसेट का एक्सपेंशन, एक्विजिशन, रिप्लेसमेंट, कोई नए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, कोई R&D में खर्चा करना, कोई मेजर एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, या कोई वेलफेयर इन्वेस्टमेंट करना, सारे के सारे डिसीजंस हमारा कैपिटल बजटिंग हमें समझाता है कि हम नए किसी कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करें या ना करें, अगर करना है तो कब करना है, एंड उसमें लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व कितना है, हमारा प्रॉफिट्स कितने एस्टिमेटेड है, हमारा कितना टाइम पीरियड है बिटवीन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड एस्टिमेटेड रिटर्न्स। मतलब अगर आज मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ, या देखो ऐसा नहीं होता कि आज मैंने बिजनेस चालू कर दिया एंड आज के आज ही मुझे पैसे आने चालू हो गए। मेरा एस्टिमेशन होता है कि विद इन 3 ईयर्स मुझे पैसे आने चालू हो जाएंगे, मेरे एस्टिमेटेड रिटर्न्स आना चालू हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर मैं आज एक बिजनेस चालू करता हूँ, मुझे पैसे आने में, यानी कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल टर्न होने में, ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है, दिस इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। पैसे आने के पीरियड को इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। मतलब जितने टाइम पीरियड के अंदर आपके बिजनेस विल टर्न इनटू रेवेन्यू मेकिंग, आपके बिजनेस के इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड एस्टिमेटेड रिटर्न्स के बीच में टाइम कितना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे किस चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हमारे फ्यूचर कैश फोरकास्ट को, कि हमारा बिजनेस हमको कितना कैश रेवेन्यू ला के देगा। कैश इज किंग, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था। अगर आपका बिजनेस कैश रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा है, आपका बिजनेस लिक्विडेशन के कगार पे है, आपका बिजनेस लिक्विडेशन के कगार पे है। डिटरमिन करना कि एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए ताकि आपका बिजनेस आपको ज़्यादा रेवेन्यू ला कर दे। एज हमने देखा, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी एज लो एज पॉसिबल एंड कैश फ्लो शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है। यूजिंग द कैश फ्लोज एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू कंप्यूट द रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, यानी कि अगर हमारा कैश फ्लो फोरकास्ट हमको बताता है कि हम एक बिजनेस पे 9% कमाने वाले हैं, तो मेरा एक हमारा इंटरप्रिटेशन शुड बी कि यार देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा शुड बी लेस देन 9%। अगर मुझे कोई बैंकर 10% पे लोन दे रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने रिटर्न के सामने कंपेयर भी तो करना है। मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि मेरा इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन 9%। एंड इन्हीं चीज़ों को हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन एनालिसिस कंपेयर करवा देते। लेकिन यार देखो यहाँ पर कुछ नक्स है हमारे,
ठीक है जी। हम यहाँ पर अपने कैश फ्लोज को यूज़ करते हैं, हम हमारे अकाउंटिंग अर्निंग्स को यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज कैश इज किंग एंड फाइनेंस को सिर्फ कैश से मतलब है, हमारी अकाउंटिंग अर्निंग्स से हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ कैश फ्लोज यूज़ करेंगे, हम हमारे अकाउंटिंग अर्निंग्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि हम हमारे इंक्रीमेंटल एंड टोटल कैश फ्लोज में से कुछ टॉपिक्स में हम टोटल लेते हैं, कुछ टॉपिक्स में हम इंक्रीमेंटल लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उस टॉपिक का इंटेंशन क्या है। डिपेंडिंग ऑन कि उस टॉपिक का इंटेंशन क्या है वो हम आगे जाके देख लेंगे। जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे मैं आपको प्रॉपरली उसके नोट्स बनवा दूंगा कि किस टॉपिक में हम टोटल लेते हैं, किस में हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज लेते हैं एंड क्यों लेते हैं। हम संक कॉस्ट का ट्रीटमेंट देखने वाले हैं एंड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग IRR यूज़ करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न लेते हैं, पे बैक का डिस्काउंटिंग रिटर्न लेते हैं, NPV या PI या हमारे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये सारे टॉपिक्स हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बस थियरी दी हुई है। हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स यानी कि 2 प्रोजेक्ट्स जिनका आपस में कोई वास्ता नहीं है, या इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, ऐसे 2 प्रोजेक्ट जो साथ साथ में जाते हैं, एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आवर एग्जामिनेशन। यहाँ पर हमने देखा कि वी विल यूज आवर कैश फ्लोज। क्यों ऐसा? क्योंकि यार देखो, आप अपनी अर्निंग्स को खर्च थोड़ी कर सकते हो। अगर आपकी 100 रुपीज़ की अर्निंग्स है, लेकिन अगर आपको कैश आया है 70 रुपीज़ का, मतलब 30 रुपीज़ आपकी रिसीवेबल है, आप खर्चा कितना कर सकते हो मार्केट में? 70 ही तो खर्च कर पाओगे, क्योंकि आपके पास 70 ही तो पड़ा है। इसके लिए यहाँ पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बिकॉज यू कैनॉट स्पेंड योर अर्निंग्स, यू नीड कैश टू बिल्ड अ प्लान, नॉट योर अर्निंग्स। अर्निंग्स कैन बी मैनिपुलेटेड बाय क्रिएटिव अकाउंटिंग। अगर मैं ऐसा रेवेन्यू दिखा दूँ, मैंने ट्रांजैक्शन तो 100 रुपये में किसी पर्सन को सेल किया है, लेकिन मैं ऐसा दिखा दूँ कि आगे जाकर वो मुझे और 50 रुपीज़ देगा, मतलब मेरी सेल तो हो गई 150 की, मेरा प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है बाय 50 रुपीज़, लेकिन कैश मुझे कितना मिलेगा? कैश तो मुझे 100 ही मिला है। मैं ऐसी क्रिएटिव अकाउंटिंग लगाकर अपनी अर्निंग्स को तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं मेरी कैश रिसीट को बढ़ा नहीं सकता। मैं कहाँ से लाऊंगा एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ अगर मुझे मेरे कैश को बढ़ा कर दिखाना है तो? ठीक है जी। थिंग्स टू चेक फ्रॉम कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लोज में हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है? ठीक है जी। सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज जनरली अ नेगेटिव कैश फ्लो, बिकॉज हम अपने कैश फ्लोज, अगर आप इसको हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम CAFM के CA पोर्शन में, हम हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पोर्शन में देखते हैं, हमारा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो इज जनरली ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट में पैसे डालते हैं, वहाँ से जनरली हम पैसे निकालते नहीं हैं। ठीक है, इट इज़ जनरली ऑलवेज अ नेगेटिव कैश फ्लो कॉम्पोनेंट। वन शुड ऑब्जर्व वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी आर कमिंग बैक इन द फॉर्म ऑफ सफिशिएंट कैश फ्लो। हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनमें से हमको क्या सफिशिएंट कैश फ्लो वापस आ रहा है? द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी। Imagine having a non-finance company employing capital raised from external sources for making non-current investment in debt or equity। ठीक है, मतलब समझो अगर मेरी कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी है, मैं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ एंड उनका जो रिटर्न आता है उसमें से अपने प्रॉफिट कमाता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि एक नॉर्मल सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रही है फॉर द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, थोड़ा अटपटा नहीं लगता कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप सिक्योरिटीज़ में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप नॉर्मल से प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करिए, वहाँ से रेवेन्यू कमाइए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे आपके कान नहीं खड़े होते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स के भी कान खड़े हो जाते हैं। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इमेजिन अ नॉन फाइनेंस कंपनी एम्प्लॉइंग कैपिटल रेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। एक नॉन फाइनेंस कंपनी जिसका रोजी रोटी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को बाय सेल करके नहीं चलता, वो एक्सटर्नल सोर्सेज से फंड्स लेते हैं एंड उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट और इक्विटी। आपके कान नहीं खड़े होते कि यार देखो, आप अगर पैसे ले रहे हो कहीं से, अपने कोर बिजनेस में तो इन्वेस्ट करो, आप अपने कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करो, अपने एसेट्स की ग्रोथ में इन्वेस्ट करो, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करो, अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करो। आप सिक्योरिटीज़ में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? आपके सोर्स ऑफ बिजनेस, आपके प्रिंसिपल बिजनेस एंड आपके इन्वेस्टमेंट में कोई सरपैर तो होना चाहिए। अगर मैं एक नॉन फाइनेंशियल बिजनेस हूँ तो मैं अपने सिर्फ कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा एंड मेरे इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी शुड मैटर। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब अगर मैं एक फाइनेंशियल बिजनेस हूँ, इट मेक्स सेंस फॉर मी टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स। मैं अगर सिक्योरिटी मार्केट वाले एसेट्स में, शेयर्स में, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ टू अर्न रेवेन्यू, इट मेक्स सेंस। लेकिन अगर एक नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसा कुछ कर रहा है, इट डज नॉट मेक सेंस। उल्टा ये चीज़ इन्वेस्टर्स के कान खड़े कर देने चाहिए कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होकर इतने सारे शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या हमारे बिजनेस की हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट केपेक्स की रिक्वायरमेंट्स है? अगर मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस की एग्जांपल लूँ, रियल एस्टेट के बिजनेस को बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है,
बिकॉज आपको पूरी एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, लेकिन क्या आपके कॉस्ट एक ही बार में निकलते हैं? नहीं, आपको हर महीने अपने लेबरर्स, अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भरनी पड़ती है, आपको इंटरेस्ट के कॉस्ट भरने पड़ते हैं, मतलब आपको पैसे रिकवर होने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आज आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज है। नॉट जस्ट इन योर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बट ऑल्सो योर रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर वेरी ह्यूज। आपके बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंसेस एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस दोनों के दोनों शुड बी अंडर चेक। आप अपने आंखें खोलकर ही कोई कॉस्ट एक्सपेंस बेयर करेंगे, बिकॉज अगर आपके पास उतने बिजनेस में कैपेसिटी ही नहीं है कि आप डेली के डेली एक्सपेंसेस बेयर कर पाएँ विदाउट कैश क्रंच, विदाउट लिक्विडिटी इशूज़, आप ऐसे बिजनेस में जनरली पैर ही नहीं रखने चाहिए। चलो ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे हमारे रेवेन्यू खर्चे जो हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं। तो भैया इनको फिर कैपिटलाइज क्यों कर रहे हैं हम लोग? एग्जैक्टली दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कैपिटलाइज नहीं करना है, लेकिन अगर कोई बिजनेस कर देगा तो उनके कैश फ्लो तो कम हो जाएंगे। अगर मैं समझो सैलरी एक्सपेंसेस है मेरे 100 करोड़, लेकिन अगर मैं सैलरी एक्सपेंस ऑफ ₹100 करोड़ को ऐसा दिखा दूं कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया है जो मेरी सैलरी के कंप्यूटेशंस कर देता है, तो अ सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, तो ये मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा। ये मेरा खर्चा जो कि एक्चुअली P&L में राइट ऑफ होना चाहिए था, मेरे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। तो क्या ये चीज़ सही है? अजी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बुक फाइनेंशियल शेनारिगन्स बाय हार्वर्ड में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब .com बबल 2008 में बर्स्ट हुआ था, काफ़ी सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग खर्चों को ऑफ ₹58.58 बिलियन के खर्चे को कैपिटलाइज कर रहे थे, जिसके उनके प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ जा रहे थे। अगर आप देखोगे, अगर मैं कोई खर्चा कैपिटलाइज कर देता हूँ ऐसा, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। अगर मैं 100 करोड़ का खर्चा राइट ऑफ ना करूँ, मेरा प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड बाय 100 करोड़, क्योंकि मेरे को ये खर्चा जो राइट ऑफ करना था मैंने वो खर्चा राइट ऑफ किया ही नहीं। मेरे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी काफ़ी बेटर हो जाते हैं इससे। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजिंग हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी कि ऐसी एक्सपेंशन जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये जनरली चीज़ें होती है थ्रू एक्विजिशंस, टेक ओवर्स। आप जहाँ किसी और के बनाए बिजनेस को मर्जर करके या उनको फोर्सफुल एक्विजिशन करके, टेक ओवर करके उनके बने बनाए बिजनेस को खींच लेते हो। आप ऑर्गेनिकली अपना खुद का बिजनेस खड़ा नहीं करते हो, आप इनऑर्गेनिकली किसी और के बिजनेस पे धावा बोल देते हो। आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस एक और फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं कि आगे जाकर जब वो कैपिटल एसेट का काम खत्म हो जाए, आप उसको सेल कर सकते हो। मतलब आज मैंने एक फैक्ट्री खरीदी जिसकी यूजफुल लाइफ है 20 ईयर्स। आगे जाकर 20 साल बाद अगर मैं इस फैक्ट्री को सेल करता हूँ, जब मैंने परचेस किया तो मैंने 100 करोड़ में परचेस किया, लेकिन मेरी ये एस्टिमेशन है कि आज से 20 साल बाद मैं इसको लगभग 15 करोड़ में सेल कर पाऊंगा। मैं इस एसेट को 15 करोड़ में सेल कर पाऊंगा। तो दिस इज द टर्न इन बिजनेस एंड सेल ऑफ यूनिट्स और एसेट्स। लेकिन अगर मैं सोचूं कि ये 15 करोड़ मिलेंगे क्या मुझे, यार इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 35 करोड़ मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कुछ भी ना मिले। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। एंड बिजनेसेस इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को फॉल्सिफाई करने के लिए, कि मैं ऐसा दिखा दूं कि एक एसेट के लिए आगे जाके मुझे 15 करोड़ मिलने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली में जाके कितने मिलते हैं वो तो चीज़ काफ़ी रिस्की है। उस चीज़ को एस्टिमेट करना तो काफ़ी रिस्की है। लेकिन अब हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस में सेल ऑफ द बिजनेस यूनिट और एसेट की भी कैलकुलेशन आती है। ये हम कहाँ देखेंगे? आगे आने वाले इस टॉपिक के क्वेश्चंस में हम इस चीज़ को काफ़ी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। इन हाउस एक्सपेंडिचर एंड R&D। हमने देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड AS में हम पढ़ते हैं कि यार देखो कुछ R&D के खर्चे कैपिटलाइज हो जाते हैं, कुछ R&D के खर्चे कैपिटलाइज हो जाते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट्स के अंडर। अगर मैं कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना दूं इन हाउस खर्चा करके, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने में अगर मेरे 10 करोड़ लगे हैं तो मैं इसको एज एन एसेट दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर समझो मेरा सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है, मैं सॉफ्टवेयर बनाना तो चाहता हूँ लेकिन बना नहीं, एंड में जो हुआ ये पूरा का पूरा मेरा खर्चा कुछ रिकवर नहीं होगा। लेकिन अगर तो भी मैं इसको एज एन एसेट दिखा दूँ, मैं इसको कैपिटलाइज कर दूँ, तो मेरा कैश फ्लो बढ़ जाएगा, मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे जितना एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अगर मैं 10 करोड़ जो मेरा खर्चा हुआ है एक सॉफ्टवेयर को बनाने में जो कि फेल हो गया, अगर सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली बन जाता तो उसको एसेट में दिखाना वर्थ इट था, उसको एसेट में दिखाना जस्टिफाइड था। लेकिन अगर समझो मेरा एसेट बनना फेल हो गया, मेरा एसेट बना ही नहीं, तो क्या मैं उसको एसेट में दिखाना चाहिए? लेकिन अगर कोई बिजनेस इन हाउस एक्सपेंडिचर या R&D को कैपिटलाइज कर देता है तो उनका कैश फ्लो बढ़ जाता है, उनका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड रह जाता है एंड वो अपने इन्वेस्टर्स को एक फॉल्स इमेज दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर कर देता है, हमारे फाइनेंसेस का सोर्स क्या है,
हमारी इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी क्या है, हमारे बिजनेस के कोर एरिया से रिलेटेड वो है या नहीं है, हमारे बिजनेस की कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड वेदर हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज तो नहीं कर रहे। बिजनेस में इनऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो ऑर्गेनिकली ग्रो करो, अपनी खुद की लायकी पे ग्रो करो। ठीक है जी। हमारे बिजनेस में जो हम आगे जाकर चीज़ों को सेल करने हैं, हमारे कैपिटल एसेट्स के डिस्पोजल की रेवेन्यू को कंसिडर कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, क्या हमारे इन हाउस रिसर्च एक्सपेंसेस एंड हमारे R&D के खर्चे, हमारे इन हाउस रिसर्च एक्सपेंसेस एंड R&D के खर्चे कैपिटलाइज तो नहीं हो रहे। ठीक है, हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लोज कहाँ से हो सकते हैं। हमारे आगे जाकर जब प्रॉपर्टी को डिस्पोज करेंगे, हमारे जो कैपिटल एसेट्स हैं हम कभी ना कभी तो जाके उनको सेल करेंगे। ठीक है, उनमें से रिसीट्स आते रहते हैं पीरियोडिकली। अगर मैं कैपिटल एसेट खरीद रहा हूँ, एक मशीनरी खरीद रहा हूँ, वो मशीनरी मुझे प्रोडक्ट्स ला के देती है जिनको मैं मार्केट में बेचूंगा, तो मुझे रिसीट्स आएंगे। ठीक है, कैश रिसीट्स फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑफ अदर एंटिटीज़। ठीक है, अगर मैंने किसी एंटिटी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है एज फाइनेंशियल एसेट्स, उसको अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, रेसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज़। अगर मैं किसी और एंटिटी के डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके बैठा हूँ, अगर मैं उसको सेल कर देता हूँ तो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का रिटर्न आ रहा है। अगर मैं कोई प्लांट एंड मशीनरी को डिस्पोज कर देता हूँ तो भी मुझे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में से रिटर्न आ रहा है। ये टॉपिक हमारे कैश फ्लो हमारे CA के सिलेबस से काफ़ी रिलेटेड है। हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में से हमें रिटर्न कब कब आता है, जब हम कोई एसेट डिस्पोज कर देते हैं। हम कोई एसेट डिस्पोज कर देते हैं, वेदर दैट बी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई भी होने दो, या किसी एंटिटी के हेल्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के आउटफ्लोज में क्या क्या आ सकता है। अगर कोई हम एसेट को अक्वायर कर रहे हैं, वेदर दैट बी डेट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और प्लांट एंड मशीनरी, एनीथिंग। लेकिन हाँ, ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में नहीं आती है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, बिकॉज ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती है, हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजंस में नहीं आती। डेट, इक्विटी और अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस, बिकॉज ये हमारे फाइनेंस में आती है, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में नहीं आती है। डेप्रीसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, बिकॉज ये एक कैश एक्सपेंसेस है ही नहीं। एंड ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं है। हमने जो कैश फ्लो, हम जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें हमारी आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हमारा यहाँ पर इस टॉपिक में वास्ता सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है, हमारी ऑपरेटिंग एंड हमारी फाइनेंसिंग से नहीं है। ठीक है जी। अगला डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या चीज़ बोलता है। फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के रिलेटिंग होता है, हमारी एंटिटी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे रिलेट करता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर इज इसेंशियली कंसर्न विद हाउ द फर्म डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स कैश फ्लोज into two broad components: a fixed component that is earmarked to meet the obligations towards debt capital and the residual component that belongs to the equity shareholders। मतलब अगर एक एंटिटी बैंक से लोन लेती है, बैंक से एंड इक्विटी शेयर होल्डर से इन्होंने पैसे कलेक्ट किए एंटिटी ने एंड उसको लगाया एसेट्स में, एसेट से आएगा एंटिटी को रेवेन्यू, रेवेन्यू में से कुछ एक फिक्स्ड पोर्शन होगा जो बैंक को इंटरेस्ट के फॉर्म में जाएगा एंड हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड जाएगा। हमारा ये कैपिटल स्ट्रक्चर की हम कहाँ से, हम डेट से कितने पैसे ले रहे हैं, हम इक्विटी से कितने पैसे ले रहे हैं, दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। एक फर्म कितने लोन ले रही है एंड कितना इक्विटी का इन्वेस्टमेंट ले रही है, इट इज़ कॉल्ड एज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। इनको डिविडेंड वालों को डिविडेंड जाएगा एंड हमारे बैंकर्स को फिक्स्ड इंटरेस्ट जाएगा। दिस इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि एक फर्म लेती है लोगों से एंड उसको अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। एसेट्स में आने वाले रेवेन्यू का एक हिस्सा हमारे बैंकर्स के पास जाता है एज फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड दूसरा हिस्सा जाता है हमारे इक्विटी वालों के पास एज डिविडेंड। इस डिसीजन से हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट करता है, बिकॉज फाइनेंसिंग डिसीजन बताता है कि देखो फंड्स कई सारे टाइप के हो सकते हैं। ओनर्स खुद अपना फंड्स ला सकते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं और हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती है। एक फर्म के अंदर खुद के पास ही काफ़ी सारे फंड्स पड़े होते हैं। या तो अगर मेरे को 100 करोड़ की फैसिलिटी खरीदनी है, मेरे पास 70 करोड़ खुद के भी तो हैं, मुझे सिर्फ 30 करोड़ बाहर से आके लेने हैं। बाहर से आके लेने हैं मतलब कहाँ से हो सकते हैं, या तो आप लोन ले सकते हो, या तो आप मार्केट में डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, या तो आप पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू फाइनेंसेस रेज कर सकते हो। फंड्स आते हैं दो टाइप के, ओनर के फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ओनर फंड्स में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। बोरोड कैपिटल के 3 टाइप्स होते हैं, लोन, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। यार देखो एक छोटा सा डिलेमा आ सकता है सब लोग को
कि यार देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम ओनर्स तो जनरली नहीं मानते अपने बिजनेस के। हमारे बिजनेस के ओनर्स हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थोड़ी हमारे ओनर्स होते हैं। लेकिन एफएम में आपको ये अजम्पशन लेके चलनी है, एफएम में आपको ये अजम्पशन लेके चलनी है कि हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हमारे बिजनेस के वन ऑफ दी ओनर्स हैं। पहले हमने देखा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगला हमने देखा फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोल रहा था कि हमें किन टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब हमें किन सोर्स ऑफ फाइनेंस से फंड्स लेने चाहिए। ठीक है जी, वहाँ पर सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमारे पास दो फाइनेंस के सोर्सेस हैं, एक तो ओनर्स की इक्विटी एंड हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस, यानी कि अदर देन ओनर्स की बोरोड फंड्स। ओनर इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आ सकती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। लेकिन बोरोइंग्स में हमारे लोन्स, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजंस के कुछ फैक्टर्स जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। अगर बैंकर मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है एंड मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स मुझे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस कर रहे हैं, तो जनरली मैं वही सोर्स ऑफ फाइनेंस लूँगा जो मेरे लिए चीपेस्ट है। क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए देख लिया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी एज लो एज पॉसिबल एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तभी तो फर्म के पास पैसे बचेंगे। अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड ऑलवेज बी लेस देन 10%। ठीक है। रिस्क, कौन से सोर्स में सबसे ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड है? मतलब इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब एक कंपनी उनसे जाके और पैसे नहीं मांग सकती है। अगर मेरे शेयर की पेड अप वैल्यू 10 है एंड उसकी फेस वैल्यू भी अगर 10 है, शेयर होल्डर्स के पास एक बेनिफिट है कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। मतलब अगर 10 रुपये का कंपनी को लॉस हो जाता है तो कंपनी शेयर होल्डर से जाके और पैसे नहीं मांग सकती है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स की साइड पर रिस्क बहुत ही कम है। कैश फ्लो पोजीशन, हमारे इन्वेस्टमेंट से हमको कितना कैश फ्लो आ रहा है। मतलब अगर मैंने किसी अच्छे एसेट में इन्वेस्ट किया है जहाँ से मुझे अच्छा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे मेरे अच्छा खासा मुझे कैश फ्लो रिसीट हो रहा है, तो बैंकर्स खुद भी थोड़े लीनियंट हो देते हैं। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, अगर इफ द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द सिक्योरिटीज। मतलब अगर कंपनी के पास ज़्यादा पैसे इनिशियली नहीं है तो जनरली वो डेट सिक्योरिटीज़ नहीं लेते हैं, बिकॉज उनको डेट पे पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ता है। लेकिन अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट मैं ले लूँ तो इक्विटी पे डिविडेंड पे होना कंपनी की डेलीगेशन है। अगर कंपनी की मर्जी है तो वो डिविडेंड पे करेंगे, अगर कंपनी की मर्जी नहीं है तो वो डिविडेंड पे नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। ऐसी कंपनी जिनकी पीरियोडिक कैश फ्लो थोड़ी कम होती है वो जनरली डेट सिक्योरिटीज़ नहीं इशू करती हैं, क्योंकि उनके पास पीरियोडिकली उतने पैसे ही नहीं होते हैं कि वो डेट सिक्योरिटीज़ को अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है। कंट्रोल कंसिडरेशंस, मतलब अगर मैं एक कंपनी का 100% ओनर हूँ, लेकिन अगर मुझे पैसे चाहिए, या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मेरे होल्डिंग को कम करके 60% कर दूं, या तो अगर मैं किसी और को अपनी इक्विटी सेल कर दूं तो मैं मेरी ओनरशिप को 60% कर दूं, या तो मैं डेट लेके अपनी ओनरशिप को 100 ही रखूं लेकिन बस एक लोन ले लूं। तो जनरली स्टार्टअप के फाउंडर्स एंड जितने भी बड़े हमारे एंटरप्राइजेस के ओनर्स होते हैं वो जनरली लोन लेना प्रेफर करते हैं, ताकि उनको अपनी इक्विटी डाइल्यूट ना करनी पड़े, ताकि उन्हें अपनी इक्विटी बेचनी ना पड़े किसी और को। फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब जब आप किसी से सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसे लेते हैं आपको कुछ खर्चे भी देने पड़ते हैं। जब हम शेयर्स इशू करते हैं हमें काफ़ी सारे खर्चे इशू करने पड़ते हैं। हमें मर्चेंट बैंकर्स को, हमें हमारे कंपनी सेक्रेटरीज, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड जितने भी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं उनको उन्हें खर्चा देना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, कि आप कहीं से सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज करने के लिए कितना खर्चा भर रहे हैं उनको। ठीक है। अगर हमारा खर्चा किसी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस में थोड़ा ज़्यादा है एंड दूसरे में थोड़ा कम है तो वी विल प्रेफर कि हम कम खर्चे वाले सोर्स को प्रायोरिटी दें, ताकि कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच जाएं खर्चने के लिए। फाइनेंसिंग डिसीजंस के कॉमन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कैसे होते हैं? मतलब अगर हम कोई स्टॉक या शेयर्स इशू कर देते हैं तो हमको जो इनफ्लो आता है दैट इज इनफ्लो फॉर आवर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, या हम अगर रीपर्चेज कर रहे हैं तो इट इज़ आउटफ्लो। ठीक है जी। रिसीविंग कैश फॉर इशूइंग डेट और पेइंग डाउन डेट, मतलब अगर हम लोन ले रहे हैं, अगर हम कहीं से डेट ले रहे हैं तो हमारे लिए इनफ्लो है, लेकिन अगर हम किसी को पे बैक कर रहे हैं हमारा लोन तो इट इज़ आउटफ्लो। ठीक है जी। पेइंग कैश डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, दिस इज एन आउटफ्लो बिकॉज हमारा कैश कम हो रहा है बिजनेस में से। अगर हम अपने एम्प्लॉइज़ को ईसॉप्स देते हैं तो जब वो उनको एक्सरसाइज करेंगे उनको तभी भी थोड़ा सा एक्सरसाइज प्राइस पे करना ही पड़ता है। नाउ दिस इज एन इनफ्लो फॉर द एंटिटी। रिसीविंग कैश फ्रॉम इशूइंग हाइब्रिड सिक्योरिटीज सच एज कन्वर्टेबल डेट, मतलब ऐसा डेट जो आगे जाकर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कोई भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट इशू करिए, वेदर दैट बी स्टॉक, वेदर दैट बी डेट, वेदर दैट बी ईसॉप्स, आपको जो इनफ्लो आएगा दैट इज इनफ्लो एज कम्पेयर टू आवर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
आप जब डिविडेंड को इंटरेस्ट पे करते हैं अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस पे, इट इज एन आउटफ्लो। द थर्ड एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस इज डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजन इज वन ऑफ द अदर मेजर एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिविडेंड डिसीजन एक सिंपल सी बात बोलता है कि डिविडेंड कब देना है एंड इफ देना भी है या नहीं। मतलब डिविडेंड देने की कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो डिविडेंड दे सकते हैं और चाहें तो नहीं दे सकते हैं। हमारे वॉरेन बफे सर की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, वो सालों में कभी भी डिविडेंड नहीं देते हैं। आज तक उंगली पे गिनने वाले इंस्टेंसेस होंगे जब उन्होंने डिविडेंड दिया है। क्यों? मेरी मर्जी। मैं एक कंपनी हूँ और मेरी मर्जी है, अगर मैं मेरे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहूँ तो मैं दूंगा, नहीं चाहूँ तो मैं नहीं दूंगा। उनकी कंपनी ने कभी भी ये डिसीजन नहीं लिया है कि उनको अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। ठीक है जी। डिविडेंड डिसीजन एक सिंपल चीज़ पे कंसर्न है कि क्या मुझे डिविडेंड देना है, अगर देना है तो हाउ मच, कितना डिविडेंड मुझे देना हमारी कंपनी के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट होगा, एंड व्हेन, मैं कब डिविडेंड दूंगा तो मेरे शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, एंड कितना दूंगा तो उनको सबसे ज़्यादा वैल्यू एंड कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अगर मैं डिविडेंड दूंगा तो कितना दूंगा और कब दूंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारा डिविडेंड डिसीजंस ये टॉपिक आंसर करता है। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा एंड हमने 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन देखे। पहला था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड था हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड अभी जो हमने पढ़ा दैट इज आवर डिविडेंड डिसीजंस। इसकी मैं 2 मिनट में आपको समरी करवा दूंगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको चार्ट बनवा दूंगा ताकि आपको तीनों डिसीजंस काफ़ी क्लियर हो जाए। अब पढ़ते हैं हमारे डिविडेंड पॉलिसी ऑफ फर्म के बारे में। ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म को इफेक्ट करती हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स, देयर इज नो लीगल कंपल्शन ऑन एनी कंपनी टू गिव डिविडेंड। कोई कंपनी के ऊपर लीगल कंपल्शन नहीं है कि डिविडेंड उनको पे करना ही है या नहीं ही पे करना है। देयर इज नो लीगल कंपल्शन ऑन द पार्ट ऑफ अ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। हाउएवर देयर इज अ सर्टन कंडीशंस कि यार इम्पोज बाय लॉ रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर एक कंपनी डिविडेंड देना चाहे या ना चाहे, एक कंपनी की मर्जी है, लेकिन अगर वो डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन अगर एक कंपनी डिविडेंड देने का डिसीजन ले लेती है तो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 डंडा लेके आता है कि यार देखो 14 दिन के अंदर उनको पैसे चले जाने चाहिए। यानी कि हमारे डिविडेंड देने का डिसीजन कंपनी का है कि वो देना चाहे या ना चाहे, लेकिन अगर वो डिविडेंड लेने का डिसीजन कर देते हैं तो उनको कंपल्सरली हमारे कंपनीज एक्ट की पॉलिसीज फॉलो करनी ही पड़ेंगी। फर्म्स लिक्विडिटी पोजीशन, अगर फर्म के पास ज़्यादा पैसे ही नहीं है अभी तो वो डिविडेंड क्यों देंगे। कॉन्वर्सली अगर फर्म के पास फिलहाल एक्सेस पैसे पड़े हैं बहुत सारे ऐसे ही, तो वो डिसाइड करेंगे कि ठीक है अगर हम हमारे शेयर होल्डर्स को थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे देते हैं तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। डिविडेंड पे आउट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द फर्म्स लिक्विडिटी पोजीशन, यानी कि हमारे पास हेल्ड इन कैश कितना पड़ा है। अगर बहुत सारा हेल्ड इन कैश पड़ा है तो कंपनी सोच सकती है कि ठीक है भाई, थोड़ा अगर मैं अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा रिटर्न दे भी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास पैसे कम नहीं पड़ेंगे। रीपेमेंट नीड, अ फर्म यूजेस सेवरल फॉर्म ऑफ डेट फाइनेंसिंग टू मीट इट्स इन्वेस्टमेंट नीड। एक फर्म बहुत सारे टाइप का डेट ले लेती है फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, दीज डेट मस्ट बी रीपेड एट अ पीरियोडिकल बेसिस। अगर एक फर्म के पास रीपेमेंट की ड्यूरेशन आ चुकी है, मतलब अगर मेरा इस साल में विदिन 6 मंथ्स मेरे को मेरा लोन रीपे करना है काफ़ी बड़े अमाउंट का, तो मैं सोचूंगा कि एक काम करता हूँ, ये साल मैं डिविडेंड नहीं देके ये लोन को फटाफट पहले तो रीपे कर लेते हैं, बिकॉज डेट इज़ अ पीरियोडिकल पेमेंट। डेट को मैं डिफर नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं हमारे डिविडेंड पेमेंट को डिफर कर सकता हूँ? अजी बिल्कुल, मेरी मर्जी है, मैं डिविडेंड चाहे किसी को दूँ या मैं चाहे किसी को ना दूँ। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, यार देखो हर एक कंपनी हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड तो देती है अपने शेयर होल्डर्स को, चाहे वो एज लो एज 2 to 3% या एज हाई एज 20 to 30% हो। हर कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड तो दे ही देती है, एंड हर कंपनी ऑन एन एवरेज कितना देती है मार्केट में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड तो हो ही जाता है। या देखो ऐसी एक्सपेक्टेशंस तो होती है कि हर साल टाटा रिलायंस जैसी कंपनी 5 से 10 या 20% का रिटर्न देती है अपने शेयर होल्डर्स को। ये एक्सपेक्टेशंस हमारे शेयर होल्डर्स के भी माइंड में होती है। अगर एक शेयर होल्डर ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो ये भी सोचेगा ना वो तो कि मुझे यहाँ से मुनाफा कितना होगा। एंड वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। या देखो अगर कंपनी की अर्निंग्स बहुत ही ऐसे वोलेटाइल है तो जनरली वो डिविडेंड काफ़ी फ्रीक्वेंटली नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब उनकी अर्निंग्स कम हो जाए। उन्हें ये जनरली पता नहीं होता है कि उनकी अर्निंग्स कब कम हो जाए। लेकिन अगर एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट पे जो उनको कैश फ्लो आ रहा है वो जनरली ऐसा है कि डिप्स तो आ रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, बस कंसिस्टेंटली अप जा रहा है, एंड उनकी अर्निंग्स में काफ़ी तक कंसिस्टेंसी है, उनकी अर्निंग्स बहुत स्टेबल है, तो ऐसी कंपनी जनरली हाई रेट ऑफ डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे देती है।
ठीक है जी यार, ये हमारा इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड का मैट्रिक्स है। इसमें से ये वाला हिस्सा आपको अभी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं है। आपको ये हिस्से को इग्नोर करना है। आप फिलहाल सिर्फ इतने हिस्से पे फोकस करेंगे। अगर हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर हमारा रिटर्न इज मोर देन द कॉस्ट, मतलब इट इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, हमको ये कैश फ्लो का सरप्लस ला के देगा, हमको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उल्टा है, हमारा रिटर्न इज लेस देन इक्विटी, लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इट इज़ अ पुअर प्रोजेक्ट, इसमें इन्वेस्ट हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा डिविडेंड का खर्चा है, लेकिन हमारा रिटर्न तो बहुत कम है। इट इज़, अगर ऐसे प्रोजेक्ट में हमने पैसा डाल रखा है तो हमको हमारी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देना चाहिए। यहाँ पे कैश फ्लो का सरप्लस नहीं होगा बिकॉज हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है, हमारा इनफ्लो कम है। ये बचा हुआ पोर्शन हमको डिविडेंड वाले चैप्टर के बाद ही समझ में आएगा। ये बचा हुआ पोर्शन हमको हमारे डिविडेंड वाले चैप्टर के बाद ही समझ में आएगा। तो इस चार्ट को मैं थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रख रहा हूँ, लेकिन लॉजिक यहाँ पर भी हमारी बिल्कुल सेम है। अगर हमारा रिटर्न इज मोर देन आवर कॉस्ट, इट इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमको बढ़ा देनी चाहिए। अगर हमने नहीं करी है तो, अगर हमने नहीं करी है तो हमको इन्वेस्टमेंट या तो कर देनी चाहिए, या इन्वेस्टमेंट अगर कर रखी है तो हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, इसका एकदम उल्टा, अगर हमारा रिटर्न इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमको इसकी इन्वेस्टमेंट हटा देनी चाहिए। अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करना भी मत। अगर इन्वेस्टमेंट गलती से कर रखी है तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फटाफट से कम कर दो। यार ऐसी कुछ पेमेंट की स्ट्रैटेजीज हो सकती है जो एक कंपनी डिविडेंड के लिए फॉलो करे। हमारी सबसे पहली और सबसे ज़्यादा फॉलोड स्ट्रैटेजी इज स्टेबल डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब एक जितनी कंपनी पैसा कमाएगी उसका एक सर्टन परसेंटेज कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे देंगे। मतलब अगर कंपनी पर शेयर 100 रुपीज़ कमा रही है तो जनरली वो सोचते हैं कि 20% हम दे देंगे, मतलब 20 रुपीज़ हम दे देंगे। अगर कंपनी की इनकम बढ़ के 200 हो जाती है तो उसका भी 20% वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देंगे, तो मतलब अभी 40 रुपीज़ जाएंगे। लेकिन उल्टा, अगर कंपनी की इन्वेस्टमेंट पे जो उनको रिटर्न कमाई उनकी हो रही है पर शेयर, वो कम हो जाती है, बट कम होके हो जाती है 50, इसका 20% यानी कि 10 रुपये वो अपने शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड दे देंगे। यानी कि जैसे उनके अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, उनका डिविडेंड पर शेयर भी बढ़ रहा है। उनकी अर्निंग पर शेयर जैसे जैसे बढ़ रही है, उनका डिविडेंड पर शेयर भी बढ़ रहा है, एंड जैसे अर्निंग पर शेयर कम हो रही है, उनका डिविडेंड पर शेयर भी कम होता जा रहा है। यहाँ पर जनरली कंपनी एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स कर देती है कि वो अपने अर्निंग पर शेयर का एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स कर देती है कि ठीक है यार, चलो हम अपने शेयर होल्डर्स को कॉन्स्टेंटली इतना अर्निंग पर शेयर पे डिविडेंड देते रहेंगे। यार हमारी नेक्स्ट पॉलिसी है स्टेबल डिविडेंड्स पर शेयर। मतलब हम हर साल हमारे शेयर होल्डर्स को 3 रुपये का डिविडेंड दे देते हैं, वेदर उस साल हमने 10 रुपये कमाए हो, या उस साल हमने 3 रुपये कमाए हो, या उस साल हमारा लॉस हुआ हो 3 रुपये का, हम हर साल तो भी उनको 3 रुपये देते ही देते हैं। ऐसा जनरली गवर्नमेंट कंपनीज फॉलो करती हैं। गवर्नमेंट कंपनीज ऐसा स्टेबल डिविडेंड पर शेयर फॉलो करती हैं। कुछ कंपनीज ऐसा भी सोच सकती हैं कि आज हम 3 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं, अगले साल हम 4 का देंगे, अगले साल हम 5 का देंगे, उसके अगले साल हम 6 का देंगे। हम कॉन्स्टेंटली अपने डिविडेंड को बढ़ाते जाएंगे। हमारी अर्निंग पर शेयर कितनी भी चेंज होने दो, हम हर साल अपना अपना डिविडेंड बढ़ाते जाएंगे। चाहे उनकी अर्निंग पर शेयर किसी साल में 10 हो, चाहे उनकी अर्निंग पर शेयर किसी साल में 15 हो, 40 हो, या -5 हो, हर साल वो डिविडेंड देंगे ही देंगे, एंड जनरली एक इंक्रीजिंग रेट पे उनका डिविडेंड बढ़ता रहता है। एंड इन स्ट्रैटेजीज का एक मिक्सचर पॉलिसी, मतलब रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी, मतलब एक सर्टेन परसेंटेज पर उनको रिटर्न तो जाता रहेगा, लेकिन अगर उनका किसी साल में अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी दे देंगे। मतलब किसी साल में अगर 15 रुपये मिला उनको तो 30% के हिसाब से 4.5 का डिविडेंड दे दिया, लेकिन अगले साल समझो बढ़ के ये हो गया 150, तो हर शेयर होल्डर को 45 रुपीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक सर्टन बोनस भी मिल जाएगा उनको। क्यों? बिकॉज दे आर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। उनको समझो 20% का एक्स्ट्रा हमने रिटर्न दे दिया, एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी के अंडर 20% का हमने एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दिया, यानी कि 30, टोटल 75 का हमने उनको डिविडेंड दिया, लेकिन जबकि बनता तो 20% के हिसाब से हमारा 45 ही था, जबकि हमारा 30% के हिसाब से बनता तो 45 ही था, लेकिन हमने उनको एक्स्ट्रा 30 रुपीज़ का दे दिया बिकॉज दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। हमारे जो स्टॉक होल्डर्स हैं, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है अगर हम उनको पीरियडिकली कुछ ना कुछ रिटर्न देते रह रहे हो। तो हमारे इन्वेस्टर्स की अनसर्टनिटी कम हो जाती है। अगर एक कंपनी फ्रीक्वेंटली डिविडेंड आपको दे रही है तो आपका एक सर्टन भरोसा रहता है कि कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है, इसके लिए तो मुझे डिविडेंड दे रही है। अगर एक अच्छी खासी चलती फिरती कंपनी जो हर साल डिविडेंड देती है, हर साल डिविडेंड देने वाली कंपनी सडनली अपना डिविडेंड देना बंद कर दे, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की वहाँ कान खड़े हो जाते हैं कि कंपनी में कुछ गलत है। इवन इफ अगर उनमें कुछ गलत नहीं भी है, हर साल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देने वाली कंपनी अगर एक साल सडनली डिविडेंड ना दे, काफ़ी सारे बार उनका शेयर प्राइस गिर जाता है, इस डर में कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है।
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमारे FIIs, हमारे QFIs, हमारे FDIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफर ऐसी कंपनीज को करते हैं जिनका डिविडेंड रेट स्टेबल है, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ स्टेबल डिविडेंड्स इज एडवांटेजेस फॉर द कंपनी बिकॉज उनको फंड्स रेज करना ईजी हो जाता है। ऐसे कंपनीज जो फ्रीक्वेंटली डिविडेंड दे देते हैं उनके इन्वेस्टर्स रेडी होते हैं उनके ऊपर एडिशनल खर्चा इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिसीजन क्राइटेरिया। हम इतनी देर से डिसीजन कर रहे हैं, हम 3 टाइप के डिसीजन भी देख लिए, हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस। ये डिसीजन लेना क्यों है? ताकि हम वो अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया अचीव कर पाएँ जो हमको इन्वेस्टमेंट के टाइम में दी गई थी। अगर मैंने 100 करोड़ एक बैंक से लोन लिया है एट 10%, समझ लो, तो मेरी इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया क्या होगी कि मैं अगर किसी एसेट में इन्वेस्ट करूं तो मुझे 10% से तो ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है हमारा रिटर्न शुड बी मोर देन कॉस्ट। हमारा रिटर्न शुड बी मोर देन कॉस्ट। दिस क्राइटेरिया कि मुझे कम से कम 10% का रिटर्न चाहिए इज़ द डिसीजन क्राइटेरिया। मतलब हमारा डिसीजन क्राइटेरिया ऐसे 2 चीज़ों पे बेस्ड है, द बिगर द बेटर। हमारा रिटर्न जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। मतलब हमने जो अब तक पढ़ा है कि हमारा रिटर्न शुड बी एज हाई एज पॉसिबल एंड कॉस्ट should be as low as possible, bigger the better, and one bird in hand is better than 2 in the bush। मतलब अगर हमारे इन्वेस्टमेंट पे 100 करोड़ का शॉर्ट टर्नओवर है कि हमको 100 रुपीज़ तो शॉर्ट है कि मिल जाएगा, लेकिन 300 करोड़ है जो डाउटफुल है कि मिलेगा है या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा एक बिजनेस है जिसमें 200 करोड़ का शॉर्ट टर्नओवर है कि मुझे इतना तो पैसा मिल ही जाएगा, लेकिन हमारा डाउटफुल टर्नओवर कुछ भी नहीं है, हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी शुड बी द श्योर वाला टर्नओवर। इसका टोटल टर्नओवर तो 400 है, लेकिन यहाँ पर 200 करोड़ का शॉर्ट टर्नओवर है जो कि मिलेगा ही मिलेगा। हमको इस बिजनेस को प्रेफर करना है बिकॉज यहाँ पर शॉर्ट जो टर्नओवर है वो ऊपर वाले से ज़्यादा है, ये हमारा ऊपर वाले से ज़्यादा है। अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैट 2 इन द बुश एंड बिगर द बेटर। हमारा रिटर्न जितना ज़्यादा हुआ उतना अच्छा, एंड हमारा कॉस्ट जितना कम हुआ उतना अच्छा। एंड इन्हीं क्राइटेरियन के हिसाब से हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसी फिलोसफीज है जो हमारे इकोनॉमिस्ट ने फाइंड आउट की है। अर्जेंसी, वन ऑफ द फीचर्स इज अर्जेंसी। अर्जेंसी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे इम्पैक्ट डालता है। अर्जेंसी क्राइटेरिया क्या बोलता है कि अर्जेंसी क्राइटेरिया इज असेस्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, एज इट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट्स। हमने अर्जेंटली उन इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए जो हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। प्रोवाइड्स एन इमीडिएट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमारा जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, हमें उनमें अर्जेंटली इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट जस्टिफिकेशन फॉर अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट। पे बैक ड्यूरेशन, नाउ इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। पे बैक ड्यूरेशन मतलब आपको अपना इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर हो रहा है। मतलब अगर मैं किसी फैक्ट्री में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एंड मुझे पीरियोडिकली सेल आती है, पे बैक पीरियड सीधा सीधा बोलता है कि मुझे मेरे पैसे रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब अगर मुझे हर साल इस फैक्ट्री से 100 करोड़ मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, हर साल मुझे 10 करोड़ रिसीव होगा, तो पे बैक पीरियड मेरा कितना होगा? सिंपल है यार, 100 करोड़ को डिवाइड कर दो 10 से, आया मेरा 10 ईयर्स। मेरा पे बैक पीरियड इज़ 10 ईयर्स। यहीं पर इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ कंपनी इन्वेस्ट 200,000 pounds in a new manufacturing equipment expecting a positive cash flow of 50,000 per year। तो उनका पे बैक पीरियड इज 4 years, मतलब 200,000 डिवाइडेड बाय 50,000। रेट ऑफ रिटर्न, द थर्ड कॉन्सेप्ट। मतलब मैंने किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया एट 100, आगे जाकर ये सिक्योरिटी हो गई 110 की, मेरे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आया? मतलब करंट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दैट इज 10%। 10% मेरा पॉजिटिव में आ गया। मेरा रेट ऑफ रिटर्न यहाँ इस केस में पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा केस ले लूँ, 100 मैंने इन्वेस्ट किया लेकिन आगे जाके इसकी वैल्यू हो गई 87 रुपीज़। मतलब अगर मैं सेम फॉर्मूला यूज़ करूँ, 87 माइनस 100 अपॉन 100 की परसेंटेज कितनी आती है? आता है मेरा -13%। मेरा -13% का रिटर्न आया है, मतलब मेरा रिटर्न नेगेटिव में है। रेट ऑफ रिटर्न सिंपल कॉन्सेप्ट बोलता है, हम हमारी एंडिंग वैल्यू को ले लेते हैं, माइनस करेंगे हम वैल्यू एट बिगिनिंग डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बिगिनिंग इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। अगर हमारा रिटर्न पॉजिटिव है तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा रिटर्न नेगेटिव में है तो हमें उस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगले दो हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अनडिस्काउंटेड बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो एंड डिस्काउंटेड बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो।
मतलब आपका हर साल कितना खर्चा हो रहा है एंड कितना रेवेन्यू आ रहा है उसको हम नेट कर दो। मतलब अगर आपका 10 रुपये का खर्चा है लेकिन आपको रेवेन्यू मिल रहा है 100 रुपये का, मतलब आपका रेवेन्यू इज़ 100, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपका खर्चा इज़ 10। एक काम करो, इसको नेट कर दो और नेट को ही कंसिडर करो। मतलब in the undiscounted वाला मेथड द रेशियो बिटवीन द एग्रीगेट बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। बेनिफिट इज टेकन एट फेस वैल्यू, मतलब हम उसको डिस्काउंट नहीं करते हैं। द रेशियो में बी ग्रॉस नेट जैसा हमने डिसाइड किया है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अनडिस्काउंटेड एंड डिस्काउंटेड मेथड इज कि हम डिस्काउंटेड वाले में डिस्काउंटिंग का रेट यूज़ करके हमारे NPV कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंटेड मेथड आपको सिंपल एक बात बोलता है, आपका जो बेनिफिट्स है यानी कि आपकी जो इनकम है एंड आपके कॉस्ट यानी कि आपकी कॉस्ट अगर काफ़ी सारे ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ईयर 0 यानी कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ईयर 1 यानी कि हमारा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यहाँ पर हम अनडिस्काउंटेड में डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे थे तो वी वर इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहे थे। यहाँ पर ये मेथड सिंपली बोलता है अपनी इन्फ्लेशन को फैक्टर कर लो, ठीक है। हमारी पहली साल की इन्वेस्टमेंट जो कि T0 पे हुई है उसको तो डिस्काउंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज वो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हमको जो फर्स्ट साल के एंड में यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो 10,000 रुपीज़ का खर्चा है ये तो इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन है फॉर 1 ईयर। एक साल की इन्फ्लेशन लग के हमारा 10,000 का खर्चा आ रहा है तो एक काम करो, उसको डिस्काउंट कर दो। इसको डिस्काउंटिंग करने का सिंपल तरीका है, हमारी जो डिस्काउंटेड वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ डिस्काउंटिंग, जहाँ पर हमको 10% दी गई है, 1 प्लस 10%। अगर मैं 1 प्लस 10% करता हूँ तो मुझे आ जाता है 1.1, क्या हो, हाँ मुझे आ जाता है 1.1। रेस टू कितना करूँगा, रेस टू कर दो नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर हमारा है नंबर 1, पहला साल है इसके लिए 1 ईयर है। अगर मैं 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 करता हूँ आंसर आता है 9090। ईयर नंबर 2 के लिए मैं क्या करूँ, सेम चीज़, यहाँ पर क्या अमाउंट है 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू 2, ये आंसर मुझे यहाँ आता है 8264। एंड 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू 3 कर दो, हमारा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेस टू n होना चाहिए अगर हमको डिस्काउंटिंग करनी है तो। अगर हमको डिस्काउंटिंग करनी है तो हमारा फॉर्मूला इज अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेस टू n, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हुए हैं। ईयर नंबर 1 में हमने यहाँ पर 1 लिया, ईयर नंबर 2 में हमने यहाँ पर 2 लिया एंड ईयर नंबर 3 में हम 1.1 रेस टू 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। वही सेम चीज़ हमको रेवेन्यू में लानी है एंड उसके बाद ही हमको अपनी कैलकुलेशन आगे बढ़ानी है। यही चीज़ हमको रेवेन्यू में लानी है और उसके बाद ही हमको हमारी कैलकुलेशन आगे बढ़ानी है। ये चीज़ अगर 40-50% भी समझ में आई है तो अच्छी बात है। इसको हम जब तक एक दो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे प्रॉपरली ये चीज़ें नहीं समझने वाली है। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एज आई सेड चैप्टर्स में आगे आगे जाकर दिए हुए हैं, आगे वाले चैप्टर्स में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगला मेथड है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। मतलब अगर आज मैं 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट में जो कि मुझे आज से 5 साल बाद 50,000 रुपीज़ का रिटर्न देगा, तो क्या मेरा बेनिफिट 40,000 का है? सोच के बताना। नॉट रियली, बिकॉज 50,000 मुझे जो पैसे मिलेंगे उसमें इन्फ्लेशन अकाउंटेड है, उसमें 5 साल की इन्फ्लेशन लग चुकी है। तो जो हमने अभी चीज़ें देखी, मतलब अगर मैं ये 50,000 को डिवाइड कर दूं हमारे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमने 0.1 लिया था रेस टू 5, यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू 5, अगर मैं इसको डिस्काउंट कर दूं ऐसे और जो एक नंबर मैं लेके आऊँगा, क्या उससे अगर मैं 50,000 को डिवाइड करके डिस्काउंटेड वैल्यू से इसको कंपेयर करूं तो क्या ये चीज़ मेक सेंस? एब्सोल्युटली। अभी मैंने इंटरेस्ट, इस केस में मैंने इन्फ्लेशन को फैक्टर कर लिया है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में से इन्फ्लेशन को फैक्टर इन कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट ऑफ NPV एंड हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो वो तब तक नहीं समझेगा जब तक हम इसके एक दो अच्छे से न्यूमेरिकल नहीं करेंगे जो हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में प्रॉपरली करने वाले हैं। ठीक है, हम अभी समझते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हमारे IRR, मतलब हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब ऐसा नंबर जहाँ पे हमारा NPV 0 होता है। हमने NPV कैसे कैलकुलेट किया था? हमने NPV कैलकुलेट किया, हमारा जो कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट था को हमने डिस्काउंट किया।
हमने हमारे कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट को डिस्काउंट किया और उसमें से हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस किया। हाँ, अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव में आया तो प्रोजेक्ट अच्छा है, उसमें इन्वेस्ट करो, एंड अगर हमारा एनपीवी नेगेटिव में है, प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, उसमें इन्वेस्ट मत करना। लेकिन ऐसा पोजीशन जहाँ पर हमारा एनपीवी ही जीरो है, ऐसा पोजीशन जहाँ पर हमारा एनपीवी ही जीरो है, इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। मतलब जब हमने एनपीवी के केस में डिस्काउंटिंग रेट यूज़ किया, वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन डिस्काउंटिंग रेट को अगर हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, अगर हम डिस्काउंटिंग रेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, इससे हमारा कैश फ्लो कम हो जाएगा एंड इन दोनों का डिफरेंस विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसे डिस्काउंटिंग रेट जिसपे हमारा कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस करके हमारा एनपीवी जीरो आता है, इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। कि मतलब एक प्रोजेक्ट रिटर्न कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। इसका एक काफ़ी प्यारा सा एग्जाम्पल मॉड्यूल में दिया हुआ है। अगर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज़ है, हमको हर साल कितना 200,000 का रेवेन्यू मिल रहा है, मतलब हमको इनिशियली 500,000 इन्वेस्ट करना है, तो हमारा प्रोजेक्ट 3 साल तक हमें 200,000 का रिटर्न देगा। रिप्लेसमेंट वैल्यू मतलब आगे जाकर जैसे हमारे प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम ऑफ 3 ईयर्स हो जाए, हम इसको 4th ईयर में सेल करेंगे तो हमें 45,270 रुपीज़ मिल जाएंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 5 लाख है, हमको हर साल 2 लाख रुपीज़ फॉर अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स पैसे मिलेंगे एंड 4th ईयर के एंड में हमको 45,270 रुपीज़ भी मिल जाएंगे। इसी को हमने कैसे लिखा है कि इनिशियली हमारा जीरो टाइम पे हमारा कैपिटल आउटफ्लो इज़ 500,000, ईयर नंबर 1 के एंड में हमको 200,000 मिलेगा, फिर ईयर 2 में 200,000 एंड ईयर 3 में हमको 2 लाख रुपये और मिल जाएंगे, ईयर 4 में हमको 45,270 का इन्फ्लो होगा। इसमें डिस्काउंटिंग अगर हम देखें तो कैसे होगी डिस्काउंटिंग, ईयर नंबर 0 में क्या होगा, यहाँ पर मुझे IRR 13% दी हुई है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो मतलब 5 लाख का डिस्काउंटेड वैल्यू कितना है, मतलब 1.13 रेस टू 0 एंड एनी नंबर रेस टू द पावर 0 1 होता है, वो हमको पता है। दैट मीन्स 5 लाख डिवाइडेड बाय 1, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 दैट इज़ 5 लाख। हमारे पहले साल का डिस्काउंटेड कैश फ्लो 5 लाख। 2 लाख को हम जब कैलकुलेट करेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.13 रेस टू 1, बिकॉज ये तो फर्स्ट ईयर के एंड में है, ठीक है। इसको डिस्काउंट करके मुझे आया 1,76,991, ठीक है। ईयर नंबर 2 का सिंपल कैलकुलेशन सेम, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.13 रेस टू 2, इसका नंबर मुझे आया ये, ईयर नंबर 3 का आया ये एंड ईयर नंबर 4 का रिस्पेक्टिवली आया ये। सारे के सारे इनफ्लोस को अगर मैं प्लस कर दूं, जो हम आगे ऊपर कर रहे थे, जब मैं सारे के सारे इनफ्लोस को प्लस कर दूं तो मेरा अमाउंट कितना आता है 5 लाख। 5 लाख मेरा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो डिस्काउंट किया हुआ। लेकिन अगर मैं एनपीवी कैलकुलेट करूं, 5 लाख डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, वो हमको यहाँ पर दिया हुआ है 5 लाख, मतलब मेरा एनपीवी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने देखा कि मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका नंबर में इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे प्रोजेक्ट का IRR इज 13%। हमारे प्रोजेक्ट का IRR मतलब हमारा प्रोजेक्ट करंटली 13% के रेट पे रिटर्न दे रहा है। प्रोजेक्ट IRR इज इक्वल टू 13, मतलब प्रोजेक्ट हमको 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिटर्न दे रहा है। मतलब हमारा अगर मैं कोई न्यू प्रोजेक्ट इनमें इन्वेस्ट करूँ, अगर मैं किसी न्यू प्रोजेक्ट की बात करूँ जिसमें मुझे 16% का रिटर्न आएगा, वो इस रिटर्न से ज़्यादा है, तो क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अजी बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पर मेरे को मेरे पैसों का 13% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 16 हो गया। कॉन्वर्सली कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे 7% रिटर्न मिल रहा है, जो कि इससे थोड़ा कम है, जो कि 13 से थोड़ा कम है, तो क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अजी बिल्कुल भी नहीं। IRR ये चीज़ों में हमको कंपेयर करने में हेल्प कर रहा है कि किस प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड किस प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस प्रोजेक्ट का IRR हमारे करंट IRR से ज़्यादा है उसमें हमको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, एंड जिस प्रोजेक्ट का IRR हमारे करंट IRR से कम है उसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगेन सेम चीज़ बोल रहा हूँ, NPV हमारे डिस्काउंटिंग, इसके हमको 2-3 अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके बाद ही हमें समझ में आएगा। इस चैप्टर में हमें ज़्यादातर सिर्फ थियरी दिया हुआ है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं दिए हुए हैं। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस अभी तक हमने देखे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस होता है एंड डिविडेंड डिसीजंस होते हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन सिंपल बात बोलते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, हम कैपिटल बजटिंग यूज़ करके फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू वर्किंग कैपिटल में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं।
अभी फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ध्यान रख के जो भी चीज़ें करना, एंड डिविडेंड। तो चीज़ें सिंपल 3 चीज़ों का आंसर देता है कि क्या डिविडेंड हमें देना है, हमें डिविडेंड देना है तो कितना देना है एंड कब देना है। अब आती है हमारी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हमें डिविडेंड डिसीजंस में काफ़ी हेल्प करती है, हमारा रिस्क थियरम। यार देखो, मार्केट में हमेशा एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क होता ही होता है। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम किसी भी नॉर्मल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क वहाँ पर होता ही होता है। ऐसा रिस्क जो पूरे के पूरे मार्केट के लिए कांस्टेंट होता है। मतलब अगर मैं एक मेडिकल बिजनेस हूँ, यानी कि मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, ऐसा पॉसिबिलिटी हर एक बिजनेस में होता है कि वो बिजनेस ठप हो जाए। मतलब हर एक बिजनेस के पास एक रिस्क होता है कि वो आगे जाकर बंद पड़ जाए। मार्केट का रिस्क हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब सारे के सारे बिजनेसेस को होता है। ऐसा रिस्क जो सारे के सारे बिजनेसेस को है, मतलब ऐसा रिस्क जो सारे बिजनेसेस में कॉमन है। आज ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है कि रिलायंस बंद पड़ जाए। रिलायंस बिजनेस में भी बहुत सारा रिस्क है। हर एक बिजनेस में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है। हर एक बिजनेस सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क कैरी करता है। लेकिन एक बात है कि कुछ बिजनेसेस दूसरों से थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं एंड कुछ बिजनेसेस दूसरों से थोड़े कम रिस्की होते हैं। हमारी मार्केट, जो हमारा मार्केट है, उसमें भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, क्या उसमें कोई रिस्क है? नहीं। क्या हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कोई रिस्क है? अजी नहीं, बिल्कुल। दे आर रिस्क फ्री रिटर्न्स। वो हमको रिस्क फ्री रिटर्न्स देती है, क्योंकि एक गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पर्सनली बैक करती है, तो दे आर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़। इनमें तो कोई रिस्क होता ही नहीं है। हाँ, मार्केट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क होता है जो सारी कंपनीज के लिए होता है। लेकिन अगर हमारी कंपनी थोड़ी ज़्यादा रिस्की टाइप की कंपनी है तो उसका एक्स्ट्रा रिस्क भी होता है। मतलब हमारा RM रिस्क ऑफ मार्केट तो सारी कंपनीज को होता है। लेकिन अगर हमारी कंपनी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तो उसको ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है। हमारी कंपनी थोड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तो उसका रिस्क मार्केट से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। एंड अगर हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ की बात करें, उनका रिस्क मार्केट से थोड़ा, नॉर्मल मार्केट के रिस्क से थोड़ा कम भी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिस्क 0% होता है, क्योंकि उसको एक गवर्नमेंट खुद बैकिंग देती है। समझ लेते हैं मार्केट का रिस्क प्रीमियम 10% है। मतलब मार्केट की सारी कंपनीज 10% के रिस्क पे चलती हैं। लेकिन समझो रिलायंस का रिस्क रेट क्या है, रिस्क प्रीमियम कितना है? 15%। मतलब रिलायंस मार्केट के नॉर्मल में 5% ज़्यादा रिस्की है। रिलायंस मार्केट के कंपैरिजन में 5% ज़्यादा रिस्की है। इन रिलायंस की इन्वेस्टमेंट में, अगर आप रिलायंस की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो, उनका रिस्क का रेट 15 है, जबकि नॉर्मली मार्केट में 10% रेट कॉमन है सारे बिजनेसेस में। मतलब रिलायंस 5% ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू मार्केट के नॉर्मल कंपनीज। हमारे तीनों डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, हमारे रिस्क रिटर्न का ट्रेड ऑफ होते हैं। हमने देखा है जितना रिस्क ज़्यादा होता है हमारा रिटर्न भी ज़्यादा होता है, एंड जितना हमारा रिस्क कम होता है रिटर्न भी कम होता है। अगर इसी थियरी को हम यहाँ लगाएं, जहाँ पर हमारे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ पे रिटर्न बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि इनमें रिस्क भी बहुत ही कम है। हमारी मार्केट की सिक्योरिटीज़ पे ठीक ठाक सा रिटर्न होता है, क्योंकि इनका रिस्क भी थोड़ा कम है, नॉर्मल सा इनका रिस्क है, इसके लिए इनकी रिटर्न भी ठीक ठाक सी होती है। लेकिन किसी रिलायंस जैसी कंपनी में अगर मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरा रिटर्न भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर मेरा रिटर्न भी ज़्यादा होगा। यार हम लोग इतनी देर से ROI, हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला मेंशन्ड है। हमारा EBIT अपॉन एसेट्स, हमारी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिवाइडेड बाय एसेट्स। EBIT मतलब देखो सिंपल, अगर हमारी सेल है 100 की, इसमें से मैं माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दूँ तो समझो 50 का मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मेरे को आता है, ये मेरी EBIT है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT में से समझो मैंने 10 रुपये का इंटरेस्ट पे किया, 10 लेस कर दो, ये हमारा आता है EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स 40। समझो अभी मेरा टैक्स का परसेंटेज इस 25%, तो इसमें से 10 और लेस कर दो, ये आता है मेरा 30, ये आ गया मेरा 30। मेरा सेल्स में से अगर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दिया, मेरा आता है EBIT, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स को लेस करने की पहले की अर्निंग्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT अगर मैं डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर दूं, मैं अगर इसको EBIT बोला जाता है, अपॉन टोटल एसेट्स कर दूं,
ये बनता है मेरा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इज EBIT अपॉन टोटल एसेट्स। EBIT अपॉन टोटल एसेट्स हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको देता है हमारा EBIT, यानी कि हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट अगर इसमें से लेस कर दूँ तो हमारा बचता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट तो लेस कर दिया। इंटरेस्ट जब मैंने लेस किया उसके बाद हमारा आता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स कम होने के पहले की अर्निंग्स। टैक्स वैक्सल सब लग जाने के बाद जो बचता है वो हमारी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स होती है, बिकॉज उसमें से टैक्स मैं डिडक्ट कर चुका हूँ। तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला हमने देखा, EBIT अपॉन एसेट्स। यहाँ पर अभी हमारे सारे के सारे टॉपिक्स का एक मिक्सचर टॉपिक दिया हुआ है जो हमको हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को असर्टन एंड उसमें से एक रिटर्न निकालने में हमको हेल्प करेगा। समझो टोटल कैपिटल दोनों कंपनीज का 100 है, लेकिन कंपनी नंबर A का कैपिटल में से 100 पूरा का पूरा इज इक्विटी एंड कंपनी नंबर B में से 50 इज इक्विटी एंड 50 इज डेट। 50 इज इक्विटी एंड 50 इज डेट। समझो हमारी रेट ऑफ अर्निंग्स इज 20% सेम एंड हमारी इंटरेस्ट की रेट इज 15%। हमारी रेट ऑफ अर्निंग्स इज 20%। रेट ऑफ अर्निंग्स मतलब रेट ऑफ अर्निंग्स का फॉर्मूला है हमारा EBIT अपॉन कैपिटल। हमारी रेट ऑफ अर्निंग्स एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दो अलग फॉर्मूलास है, दोनों को कंपेयर या मर्ज मत करना प्लीज। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूलास है, इन दोनों को मर्ज मत करना। रेट ऑफ अर्निंग्स हमको 20% दी गई है, हमारा EBIT हमको नहीं मेंशन है, हमारा कैपिटल 100 है, मतलब हमारा EBIT कितना होगा, दैट मीन्स 20% ऑफ 100। अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो अगर मैं 20 को यहाँ पर 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, वी गेट एन EBIT ऑफ 20%। यहाँ पर 20 आ गया दोनों में, लेकिन EBIT में से हमारा इंटरेस्ट लेस होगा, लेकिन कंपनी A में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर मैं 50 इंटू 15% करूँ तो मेरा आंसर आता है 7.5। EBIT में से यहाँ पर तो कुछ भी लेस नहीं होगा इंटरेस्ट के नाम पर, लेकिन 20 में से 7.5 लेस होगा एंड यहाँ पर हमारे पास फाइनल कंपनी नंबर A के केस में हमारा अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट, लेकिन बिफोर टैक्सेस अर्निंग्स बिफोर टैक्स लगने के पहले अर्निंग्स आएगी 20 एंड यहाँ पर आएगी 12.5। मतलब कंपनी A तो बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है। अरे आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। अभी हम समझे 50% का टैक्स है, तो इसमें से 10 रुपये टैक्स कट गए, बचेगा क्या 10 रुपये। यहाँ पर केस नंबर B में हमारा 6.25 टैक्स कट गया, 12.5 में से 6.25 हमारा टैक्स कट गया, 6.5 बच गया। अरे वाह यार, यहाँ पर तो हमारा फिर से बेनिफिट हो गया। नहीं बेनिफिट हुआ, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट वालों को तो हमने पैसे दे दिए। यहाँ पर 100 रुपीज़ की इक्विटी के सामने अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 10 का आ रहा है, यहाँ पर 50 रुपीज़ के सामने 6.25 आ रहा है। परसेंटेज में देख लेते हैं। फर्स्ट केस में कंपनी नंबर A एंड B 10 रुपीज़ का हमको अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आया फॉर 100 का कैपिटल, दैट इज 10% का रिटर्न मिला इक्विटी वालों को। केस नंबर B में क्या हुआ, 6.25 अपॉन 50 इंटू 100, दैट मीन्स 12.5% का रिटर्न मिला हमारे इक्विटी वालों को। अगर हम पर शेयर रिटर्न देखें, हमारे कंपनी नंबर B का रिटर्न इज ग्रेटर देन कंपनी A, क्योंकि कंपनी B 12.5% का रिटर्न कमा के दे रही है हमारे शेयर होल्डर्स को, वर्सेस कंपनी A सिर्फ 10% का रिटर्न कमा रही है। हमको नंबर्स सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखने, एज अ परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नंबर्स देखना। हम रिस्क की बात कर रहे थे, कुछ टाइप्स ऑफ रिस्क। परचेजिंग पावर रिस्क, मतलब आज एक कमोडिटी अगर 100 की है, आगे जाकर इन्फ्लेशन के बाद अगर वो 120 की हो जाए तो कस्टमर्स परचेज कम कर देंगे, बिकॉज एज प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल्स। हमने सी सीट पे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रखा है, ठीक है जी। मार्केट रिस्क, मार्केट में हर एक एंटिटी के पास सर्टन लेवल ऑफ रिस्क RM होता ही होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर आगे जाकर आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, वो बढ़कर 12% हो जाए तो सारे के सारे बोरोवर्स की देखो वाट नहीं लग जाएगी। आज जो 6% पे रेट पे इंटरेस्ट भर रहे हैं, कल वो 12% पे रेट पे कैसे भर देंगे, कैसे वो इतना सारा एक्सपेंसेस एडिशनली बेयर करेंगे। रेगुलेटरी रिस्क, मतलब आगे जाकर कोई नया लॉ, कोई नई गवर्नमेंट की रूल आ जाती है। यार देखो, हमारी टोबैको की जो इंडस्ट्री है, हमारी जो गुटखा एंड टोबैको की इंडस्ट्री है, उनके ऊपर ये रिस्क सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि कल जाकर कौन सी भी गवर्नमेंट आगे जाकर सडनली टोबैको बैन कर दे तो ये प्रोडक्ट्स तो खत्म हो जाएंगे। सोशल रिस्क फॉर अ बिजनेस इंक्लूड्स एक्शंस दैट अफेक्ट द कम्युनिटीज अराउंड देम। मतलब अगर मैं बहुत सारा स्मोक एमिट करता हूँ, मेरे आजू बाजू वाले बिजनेसेस, मेरे आजू बाजू
का फैक्ट्री के जो आजू बाजू लोग रहते हैं उनके लिए एक सोशल रिस्क एग्जिस्ट करता है कि मेरी जो एमिशन है उससे जो लेबर इशूज़, ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड वर्कफोर्स में करप्शन एंड बाय कंपनी ऑफिशियल्स, अगर मैं बहुत सारी एमिशन कर रहा हूँ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है, जिसकी वजह से मेरी सोसाइटी में रेप्यूटेशन नीचे जाएगी, मेरी सोसाइटी में रेप्यूटेशन नीचे जाएगी। अगेन रेप्यूटेशन रिस्क मतलब मेरे कुछ हरकतों की वजह से मेरी रेप्यूटेशन मार्केट में ख़राब हो सकती है। ऑपरेशनल रिस्क को समझने का हमारा वन ऑफ द बेस्ट तरीका इज BSNL अपने ऑपरेशंस में काफ़ी एफिशिएंट नहीं थे, जिसकी वजह से उसके बाद उनको रिप्लेस कर दिया वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स ने। वोडाफोन, जियो, आइडिया एंड एयरटेल ने BSNL के ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश कर दिया एंड आज हमारा BSNL कहीं पर भी नहीं नज़र आता। अगर आप अपने ऑपरेशंस को इफेक्टिवली कैरी ऑन नहीं करते हैं तो आपके पास हमेशा एक ऑपरेशनल रिस्क होता ही है कि एक नया मार्केट का प्लेयर आपको रिप्लेस कर देगा। कंपटीशन रिस्क जो हमारे BSNL के एग्जांपल के साथ भी बैठता है। अगर मार्केट का कंपटीशन बहुत हाई है एंड अगर आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत कम है, आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दिस इज कंपटीशन रिस्क। एक फर्म के ऑब्जेक्टिव्स इन अ मार्केट क्या होने चाहिए? एक फर्म के देखो सिंपल से 2 ऑब्जेक्टिव्स है कि अपना प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हाई से हाई करें एंड अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करें। प्रॉफिट हाई मत करना मतलब अपनी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को इंक्रीज करना। शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करना मतलब अपने शेयर की मार्केट प्राइस को बढ़ाना, अपने शेयर्स की मार्केट प्राइस को बढ़ाना। अगर एक शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ रही है तो कंपनी का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी शेयर बेच चुकी है कंपनी के इन्वेस्टर्स को। कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेच चुकी है। हमारे शेयर होल्डर्स का फ़ायदा है अगर उनके शेयर्स हेल्ड के मार्केट प्राइस बढ़ रही है तो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब अगर हमारी कंपनी की अर्निंग्स आफ्टर टैक्स शुड इंक्रीज। अगर आज 100 है तो कल 110 होनी चाहिए, परसों 120 होनी चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमको सिंपल सी बात बोलता है हमारी कंपनी का अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बढ़ते रहना चाहिए। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलता है हमारे शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हेल्ड है उनकी मार्केट प्राइस ऊपर जानी चाहिए। या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जैसे जैसे आपकी कंपनी का प्रॉफिट अप जाता है, आपके पास रिसोर्सेज एक्स्ट्रा आते रहते हैं। आपके पास अगर 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे भी तो आ रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा कैश टू डिस्पोजल भी तो आ रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज दस कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। It ensures that the firm utilizes the available resources most efficiently under competitive market conditions। ठीक है जी, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। प्रॉफिट हमेशा थोड़ा रिस्क से रिलेटेड होता है। अगर मार्केट में कोई कोविड जैसा सिचुएशन वापस से आ गया तो कंपनीज के पास बहुत रिस्क होता है कि उनका प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाएगा। प्रॉफिट एक बहुत वेग कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट में ऐसे काफ़ी सारे नॉन कैश चीज़ें इंक्लूडेड होती है, लाइक डेप्रिसिएशन। एक कंपनी अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, उसमें डेप्रिसिएशन का खर्चा लेस हो चुका है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन सच्ची में होता है, डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस जो कि एक्चुअली इनकर नहीं करना पड़ता, जो कि आप इनकर कभी नहीं करते हैं। आपकी टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स इग्नोर हो जाती है। अगर मैंने इस ईयर के एंड तक 100 करोड़ रुपीज़ कमाए, उसमें मैंने डिस्काउंटिंग तो करी ही नहीं है। अगर मैं एक साल में 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मुझे टेक्निकली इन पैसों को डिस्काउंट करना चाहिए, बिकॉज एक साल रिसीव में होने में मुझे लग रहा है। यहाँ पर मेरा टाइमिंग ऑफ रिटर्न तो इग्नोर ही हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पर तो मेरा पूरा का पूरा टाइमिंग ऑफ रिटर्न तो इग्नोर हो गया। प्रॉफिट शुड ओनली बी वन ऑफ द मेनी ऑब्जेक्टिव्स। अगर एक फर्म का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है, आप शायद कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दें जो कि आप नॉर्मली नहीं करनी चाहिए। यार इन चीज़ों को इग्नोर करने की वजह से आपका शेयर प्राइस नीचे जा सकता है। अगर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसे कमाना है तो वो अपनी क्वालिटी को डाउन कर सकते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में आपके शेयर प्राइसेस डाउन हो सकते हैं। आप यहाँ पर ज़्यादा आपका फोकस शॉर्ट टर्म पे है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसे अगर कमा लें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप अपनी शेयर प्राइस गिरा लेंगे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने हैं। ठीक है, ये डिसीजन लॉन्ग टर्म में डिजास्टर्स हो सकते हैं। अगर आपका इतना ज़्यादा फोकस शॉर्ट टर्म पे है, आपके लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग काफ़ी डिजास्टरस हो सकती है। लेकिन अगर आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे फोकस करते हैं, मतलब अगर आज के दिन में एट 0 टाइम पे मेरे शेयर की वैल्यू 20 रुपीज़ है, लेकिन ईयर नंबर एंड में अगर मेरे शेयर की वैल्यू 25 हो जाए, तो क्या ये चीज़ बेनिफिशियल है मेरे लिए? अजी बिल्कुल है। अगर मैं 10% रेट ले लूँ तो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेरे शेयर्स कितनी आती है? 25 अगर मैं 1.1 22.73। मतलब कैसे मैंने ये कैलकुलेट किया? 25 अपॉन 1.1 रेज़ टू 1। अगर मैं 20
कि करंट इन्वेस्टमेंट पे 22.73 का बेनिफिट दे रहा हूँ अपने इन्वेस्टर्स को, मैं 22.73 का इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट दे रहा हूँ, मेरी एनपीवी कितनी निकली, एनपीवी इज़ 2.73, यानी कि 22.73 माइनस 2.73 की पॉजिटिव बेनिफिट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो मैंने डिस्काउंटिंग किया, मतलब मैंने रिटर्न की टाइमिंग को कंसिडर किया, मैंने इन्फ्लेशन को कंसिडर करके उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू में लेके आया। ये हमारे ओनर्स के ऑब्जेक्टिव्स से मैच खाता है, इसका फोकस लॉन्ग टर्म होता है। ओनर्स के ऑब्जेक्टिव से कैसे मैच खाता है, देखो ओनर्स को अगर आप डिविडेंड थोड़ा कम भी दो, जैसे हमने बर्कशायर हैथवे का एग्जांपल लिया था, अगर आप उनको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड थोड़ा कम भी दो उनको चल जाएगा, लेकिन अगर उनकी कैपिटल अप्रिसिएशन ज़्यादा है, अगर उनके शेयर की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ती जा रही है तो उनको चल जाएगा, उनको बस कहीं ना कहीं से रिटर्न आते रहना चाहिए। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ रिस्क को एडजस्ट कर लेता है। हाँ, इसमें रेगुलरिटी ऑफ पेमेंट, मतलब टाइमिंग ऑफ पेमेंट, आपका टाइम वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली इसमें इंक्लूड हो जाता है, इसमें इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पर हमारा फोकस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होता है, हमारा लॉन्ग टर्म फोकस होता है, हमारा फोकस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, हमारा फोकस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होती है। इसके लिए हमको ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग्स भी करना पड़ता है। एक कंपनी का अगर शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, उसके लिए हमारा प्राइमरी इंटेंशन, एक मार्केट ऐसे किसी भी कंपनी का प्राइस ऊपर नहीं जाने देता, आपको अपनी ग्रोथ दिखानी पड़ती है, आपको अपने रेवेन्यू ऊपर करने पड़ते हैं, आपको अपनी सेल्स एंड अर्निंग्स ऊपर करनी पड़ती है। तो आपने देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमारा इंटेंशन सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाना था, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमारा इंटेंशन था कि प्रॉफिट बढ़ाओ एंड उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें बढ़ाओगे तो ही जाके हमारी शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंक्लूड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलता है अपना प्रॉफिट बढ़ाओ, उसके बाद अपने आप ही हमारी शेयर प्राइस बढ़ जाएगी। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजी। क्वाइट ऑफन द टू ऑब्जेक्टिव्स कैन बी परस्यूड साइमल्टेनियसली, बट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट शुड नेवर बी परमिटेड टू ओवरशैडो द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फॉलो करेंगे, आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक खराब हो सकती है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या बोलता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाओ पहले तो, उसके बाद हमारे शेयर्स की प्राइस तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। हमको शेयर प्राइस पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, अपने प्रॉफिट पे काम करो, अपनी शेयर प्राइस तो खुद ही बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कुछ डिफरेंसेस। प्रॉफिट मैक्स क्या बोलता है, अपने लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को बढ़ाते जाओ, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने पे फोकस करो, अपनी वेल्थ पे फोकस ज़्यादा मत करो, अपने सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करो। वेरएज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलता है अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करो। यहाँ पर हमारा फोकस लॉन्ग टर्म होता है, वर्सेस यहाँ पर हमारा फोकस होता है कि सिर्फ अपने प्रॉफिट को बढ़ाओ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के टाइम में हमारा डिसीजन मेकिंग काफ़ी ईजी होता है, मतलब हम सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो हमको प्रॉफिट कमा के देंगे। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को कंसिडर करता है, हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, उसके बाद ही हमको रिटर्न दिखाता है। हमको रिटर्न निकालने में यहाँ पर एनपीवी यूज़ किया हमने, जो हमारे हमने कहाँ पर यहाँ पर हमने एनपीवी यूज़ किया जो हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर लेता है। हमारी टाइमिंग ऑफ रिटर्न को हमने ऊपर हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के केस में कंसिडर कर लिया था। दोनों के कोई डिसएडवांटेजेस भी है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, वेयर एज हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है। यहाँ पर कोई भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस के बीच में एंड स्टॉक प्राइस के बीच में कोई रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता। मार्केट प्राइस हर दम बदलते गिरते रहता है, जिसकी वजह से हमारी मैनेजमेंट के बीच में एंग्जाइटी हो सकती है। हाँ, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क को एंड अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है। यहाँ पर इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिसोर्स पे ज़्यादा फोकस है, लॉन्ग टर्म को छोड़ देता है। यहाँ पर टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स को इग्नोर किया जाता है। हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जो हमारी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स एंड सिर्फ हमारा फोकस यहाँ पर इमीडिएट रिसोर्सेज है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसका कंप्लीटली उल्टा है। इसका फोकस है कि यार लॉन्ग टर्म में हमारे मार्केट वैल्यू अप जानी चाहिए, लेकिन यार मार्केट वैल्यू तो किसी भी रीजन से बढ़ती घटती रहती है। मार्केट वैल्यू इज डिटर्मिन्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। अगर मार्केट में बार बार वैल्यू अब बढ़ती घट रही है तो हमारे मैनेजमेंट में ये चीज़ काफ़ी एंशियस थॉट्स ला सकती है। हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस करती है एंड उसमें से कुछ चीज़ें हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंक्लूड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट बढ़ा लो, वेल्थ अपने आप ही बढ़ जाएगी। प्रॉफिट बढ़ा लो, वेल्थ अपने आप ही बढ़ जाएगी। अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स यानी कि अपने लेंडर्स की जितने भी आपने सारे के सारे लोन्स ले रखे हैं उनकी प्रॉपर टाइमिंग पे अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते रहो। अपने लेंडर्स को जितने भी आपने फंड्स वहाँ से बोरो किए हैं उनकी प्रॉपर पेमेंट्स करते रहो।
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस, जितने भी आपने फंड्स ले रखे हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करो एंड अपनी लिक्विडिटी पे ध्यान रखो। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इंक्लूड हो जाती है। हमारा अगला मेथड इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, EVA। EVA का देखो फॉर्मेट समझने में टाइम लगता है, लेकिन इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। हमारा NOPAT नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल। यहां पर हम देख रहे हो एक सिंपल सी चीज कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक की थियरीज में सिंपल सी चीज पढ़ी है, हमारा रेवेन्यू शुड ऑलवेज बी मोर देन आवर कॉस्ट। हम जितना कॉस्ट भर रहे हैं उससे हमारा रेवेन्यू ज़्यादा ही होना चाहिए। ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की थियरी भी यही बताती है। जिनका भी EVA पॉजिटिव होता है, मतलब उनका रेवेन्यू इज़ मोर देन कॉस्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा EVA नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि हमारा कॉस्ट इज़ मोर देन रेवेन्यू, इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट मत करना। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला भी हमें सिलेबस में है, लेकिन उसके कोई न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। या देखो ये चैप्टर काफ़ी हद तक अगले वाले चैप्टर्स जो हमारे आने वाले हैं उनका एक समरी है। उनके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी थियरी हमको इस चैप्टर में दी हुई है। इसलिए हम किसी भी टॉपिक को खोद के नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस ऊपर से उनके फॉर्मूलाज, उनकी कुछ बेसिक डिटेल्स ले रहे हैं जो हमको आगे वाले चैप्टर्स में हेल्प करने वाले हैं ठीक है यार। तो अभी हमको क्वेश्चन में, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारा आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 20 करोड़, चलो ठीक है। हमारा इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 150 करोड़ एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। तो NOPAT 20 करोड़ माइनस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 150 इंटू 12% हमारा कितना आता है, 20 माइनस 18 दैट इज 2। बट 2 करोड़ आया हमारा पॉजिटिव में, यानी कि इसका EVA पॉजिटिव है। प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हमको 2 करोड़ का नेट बेनिफिट ही हो रहा है, अगला कॉन्सेप्ट इज मार्केट वैल्यू एडेड। यार देखो मार्केट वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट एक सिंपल बात बोलता है, हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू होती है और उनकी मार्केट प्राइस होती है। एक शेयर की फेस वैल्यू, रिलायंस के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये, लेकिन उनकी मार्केट प्राइस 2300 के आसपास है। एक शेयर की फेस वैल्यू एंड मार्केट प्राइस में अलग एक डिफरेंस हो सकता है। मतलब एक शेयर होल्डर जिसने 10 रुपये पे इन्वेस्ट किया था, उसकी मार्केट वैल्यू में कितनी एडिशन हुई है, 2290 रुपीज़ की। मतलब हमारी करंट मार्केट प्राइस माइनस शेयर होल्डर ने कितने में इन्वेस्ट किया था, मतलब 2300 माइनस 10 रुपीज़ 2290। ये हमारे शेयर होल्डर की मार्केट वैल्यू एडेड है। एक शेयर होल्डर के पास कितना बेनिफिट गया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक शेयर होल्डर का है, रिलायंस के तो लाखों शेयर होल्डर्स हैं। मार्केट वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट एक सिंपल बात बोलता है कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स को हमने कितने टोटल पैसे कमा के दिए हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस। हमने उनको कितने पैसे कमा के दिए हैं। इसका फॉर्मूला भी बड़ा क्यूट सा है, लेकिन उस फॉर्मूला को समझने के लिए हमें ये क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा। टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं, 20 मिलियन शेयर्स आर टोटल इशूड। इसमें से ट्रेजरी स्टॉक मतलब ऐसे शेयर्स जो पब्लिक को इन्वेस्टमेंट के लिए दिए नहीं गए हैं। ट्रेजरी स्टॉक का मतलब एक ऐसे शेयर्स जो कंपनी ने फ्री फ्लोट में दिए नहीं है किसी को इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब हमारे फ्री फ्लोट में कितने शेयर्स हैं, हमने हमारे इन्वेस्टर्स को कितने शेयर्स दे रखे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, 20 मिलियन माइनस 1.1 मिलियन दैट इज 18.9 मिलियन। 18.9 मिलियन शेयर्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं कि कोई भी शेयर होल्डर जाके परचेज कर सकता है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स हमको ये मिल गया। हमारे ट्रेजरी स्टॉक का कॉस्ट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, ठीक है, हमारे ट्रेजरी स्टॉक का कॉस्ट हमको यहाँ पर 39.05 मिलियन दिया हुआ है। 39.05 मिलियन दिया हुआ है। मतलब हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू कितनी है, मार्केट में कितने शेयर्स हैं, 18.9 मिलियन शेयर्स। इनकी मार्केट प्राइस 35.5 दी हुई है हमको। दैट कम्स आउट टू 679,500,000। हमारे शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू इतनी निकल के आती है। माइनस अगर हम कैपिटल कर दें, हमारा कैपिटल मतलब बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं, हमारा कैपिटल, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर मैं सारे के सारे शेयर होल्डर्स का टोटल मार्केट वैल्यू एडेड निकालना चाहूं, अगर मैं ये कैपिटल को ही लेस कर दूं अपनी करंट मार्केट वैल्यू से, तो क्या मुझे टोटल आंसर नहीं मिल जाएगा। अगर मैंने
टोटल मार्केट वैल्यू में से ये वाला कैपिटल ही लेस कर दिया तो क्या मुझे टोटल मार्केट वैल्यू एडेड नहीं मिल जाएगा? अजी बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा स्पेसिफिक है। यहाँ हमको क्या दिया हुआ है? टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, ये हमको अमाउंट दिया हुआ है। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स तो हमने ले लिया, लेकिन इसके अंदर हमारे ट्रेजरी स्टॉक के 1.1 मिलियन शेयर्स का टोटल कॉस्ट दिस अमाउंट भी तो इंक्लूडेड है, ये अमाउंट भी तो इंक्लूडेड है। तो अगर हमको हमारे कैपिटल का असली वैल्यू निकालना है, हमको 453,503 में से हमको ये वाला वैल्यू लेस करना होगा, 39050,000, हमको ये वैल्यू लेस करनी होगी। टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में हमारे ट्रेजरी स्टॉक के 1.1 मिलियन शेयर्स का कॉस्ट ऑफ ट्रेजरी भी इंक्लूडेड है, जो कि अगर हम लेस कर देंगे हमें मिलेगा, मुझे ये आया आंसर, लेट्स चेक वंस, इधर भी वही दिया होगा, 414,53,000, ये हमारा टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल आया। अभी अगर मैं मार्केट वैल्यू एडेड निकालना चाहूँ तो मैं टोटल मार्केट वैल्यू यानी कि जितने भी मेरे फ्री फ्लोट में शेयर्स अवेलेबल है 670, 95, 0,000 माइनस दिस वैल्यू 4,144,53,000, जो कि मुझे आया 256,497, ये मेरा टोटल मार्केट वैल्यू एडेड है। अगर मैं पर शेयर मार्केट वैल्यू एडेड देखूं तो मेरे जो रिलायंस वाला एग्जांपल था, मेरी शेयर वैल्यू 10 रुपये से 2300 हो गई, मेरी पर शेयर मार्केट वैल्यू एडेड कितनी आई? 2290। लेकिन अगर मुझे सारे के सारे शेयर्स की एक साथ निकालनी है, रिलायंस के जितने लाखों शेयर होल्डर्स हैं, अगर मुझे उनमें से सबकी एक साथ निकालनी है तो मैं कैसे करूँगा? मैं करूँगा टोटल मार्केट वैल्यू माइनस कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स भी एक कैपिटल का हिस्सा ही है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी हमारे कैपिटल का एक हिस्सा ही है। अगर मैं ये कर दूंगा तो मुझे टोटल मार्केट वैल्यू एडेड मिल जाएगा। अब इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स तो हो गए हैं, एक थियरी क्वेश्चन कुछ हमारे बाकी है। हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजर बहुत सारी चीज़ें करता है, जिसमें से क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। वो फंड्स रेज करने में हेल्प करता है, वो फ्लो ऑफ फंड्स में हेल्प करता है कि मतलब फाइनेंस हमने रेज तो कर दिया, लेकिन उसको इन्वेस्ट हमें कहाँ करना है, कौन से करंट एसेट्स में, कौन से वर्किंग कैपिटल में, कौन से कैश फ्लो वाले एसेट में, कौन से फाइनेंशियल एसेट, कौन से हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ हमको पैसे इन्वेस्ट करना है, उसमें हमको हेल्प करता है। कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है कि जहाँ पर फिजूल खर्चे नहीं होने चाहिए। हमें हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज की फोरकास्टिंग में हेल्प करता है कि आगे जाके हमारे कितने कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं, उसमें हमारा फाइनेंशियल मैनेजर हमें हेल्प करता है। हमें हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखने में हेल्प करता है, हमें हमारे प्रॉफिट्स फोरकास्ट करके देता है, हमें रिक्वायर्ड रिटर्न ला के देता है कि हमें कम से कम इतना रिटर्न तो लाना ही लाना है। हमारे एसेट्स को मैनेज करता है, हम जिन भी एसेट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, सारे के सारे एसेट्स को मैनेज यही सर करते हैं। जितने हमारे पास पैसे आए हैं वो सारे के सारे मैनेज भी यही करते हैं, मतलब पैसे लाने से लेकर पैसे इन्वेस्ट करने के, एसेट्स को मैनेज करना, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करना, एंड जितने फंड्स बच गए उनको मैनेज करना हमारे फाइनेंशियल मैनेजर का ही काम है। एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट्स दिस चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर थोड़ा लंबा ज़रूर से था, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। 1.5 से 2 घंटे तक हमारी इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग गई है, 1.5 से 2 घंटे तक इस चैप्टर की हमारी रिकॉर्डिंग गई है, लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया हमने। अब आपने क्या करना है, स्कैनर में से या PYQs में से इसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लेने हैं। इस चैप्टर में से कुछ कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं वो हमारे मार्केट वैल्यू एडेड होते हैं, हमारे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होते हैं, एंड हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज होते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हमारे डिस्काउंटिंग, उसके जब तक हम थोड़े से प्रॉपर न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे आपको प्रॉपरली वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो उस चीज़ की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। एंड इस चैप्टर में हमने क्यों वो चीज़ें डिस्कस नहीं की है, बिकॉज इस चैप्टर में सिर्फ उन चीज़ों की थियरी दी हुई है, उन चैप्टर्स को आगे जाकर हमें उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करना ही है। इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, इसके लिए मैंने इन चैप्टर्स में सिर्फ उनकी थियरी को डिस्कस किया है। आने वाले चैप्टर्स में हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम डिटेल में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो हमने आज देखे हैं उन्हीं चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप इस चैप्टर को एक बार मॉड्यूल में से फटाफट गो थ्रू करिए, जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए। एंड अगर डिस्काउंटिंग एंड NP वाले कॉन्सेप्ट्स आपको 50% भी समझ में आए हैं, दैट इज़ गुड इनफ, दैट इज़ मोर देन इनफ।
आगे वाले चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करके हमको 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी।